So, week number 3, lecture number 6. पिक माइक्रो कंट्रोलर कर रहे हैं हम। पिक में 18F4550 के हम जरा फीचर हाइलाइट्स देख लेंगे, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखेंगे कि इसकी जो मुख्तलिफ मेमोरीज हैं उनकी अरेंजमेंट क्या है, इसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कौन सी होती हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल्स क्या होते हैं। ये आज की कुछ लेक्चर हाइलाइट्स हैं जो कि हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है, so this was a place where we concluded our last lecture, so we will starting right from here. पिक 18F दो मैं टर्म्स यूज कर रहा होऊंगा। एक होगा कि इसको काइंडली अगर आहिस्ता कर ले, तो दो टर्म्स हम यूज कर रहे होंगे रिपीटेडली। एक जब हम कहेंगे पिक 18F सिंपल जब कहेंगे तो इसका मतलब होगा कि उस पूरी फैमिली की बात, और जब स्पेसिफिक होना होगा तो हम कह देंगे अपने इस कंट्रोलर का, तो हम कह देंगे जिस कंट्रोलर की हम बात करें। तो ये पूरी उस फैमिली है, पिक 18F फैमिली, जो सब फैमिली है 8-बिट कंट्रोलर्स की, और ये उसके अंदर स्पेसिफिक है। इस फैमिली के अंदर तो और भी बहुत सारे कंट्रोलर्स, अगर आप इनकी साइड पे जाके देखें तो काफी सारे मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लैब में इसी का इनका एक नया वर्जन पड़ा 14K22, ये कंट्रोलर भी पड़ा हुआ है लैब में। ठीक है, जिसमें आप कुछ लैब्स वगैरह करेंगे, और ये तो है ही है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके अलावा और भी एक रेंज है। तो जब मैं सिंपल 18F कहूं तो वो पूरी फैमिली है उससे मुराद, और जब मैं ये कहूंगा तो स्पेसिफिक कंट्रोलर की बात हो रही है। तो इस वक्त हम अगर देखें तो ये पिक 18F फैमिली की बात हो रही है। इस 18F फैमिली का ये बता रहे हैं 21 बिट की एड्रेस बस है इंस्ट्रक्शन की, और 12 बिट की डेटा की एड्रेस बस है। और हमने कहा था कि ये जो हमें बिट दी हुई है कि एड्रेस बस कितने बिट की है और इंस्ट्रक्शन की, कि जैसे अगर हमने कह दिया कि यार इंस्ट्रक्शन की एड्रेस बस हमारी 21 बिट्स की है, तो इसका मतलब होगा कि हम मेमोरी कितनी कर सकते हैं, ये चीज डिटरमिन करेगी कि कितनी कैपेसिटी पॉसिबल है इस आर्किटेक्चर के अंदर। तो इसकी जो पॉसिबल है मेमोरी, दैट इज 2⁻21 बिट्स होगा। और इस चीज को अगर इन लेमन वर्ड्स लिखें तो ये डेट विल बी 2 मेगा बिट्स होगी मेमोरी, जो कि पॉसिबल है इसकी कैपेसिटी इस फैमिली के अंदर। पॉसिबल कैपेसिटी ये है। और इस तरह ये तो इंस्ट्रक्शन की थी, इस तरह डेटा का अगर हम देखें कि हर लाइन 8 बिट की है, और इस तरह की कितनी लाइन हो सकती हैं, दैट इज 2⁻12। तो डेटा की जो एड्रेस बस है 2⁻12 इज योर 4096, और रफली स्पीकिंग आप इसे ये बिट्स नहीं है, सॉरी बाइट्स है, और ये 4 किलो बाइट है, जो कि कैपेसिटी पॉसिबल है 18F फैमिली के अंदर। 2 मेगाबाइट और 4 किलो बाइट। हम जो कंट्रोलर कर रहे हैं इसमें कितनी है, हम जो कंट्रोलर कर रहे हैं इसके अंदर जो प्रोग्राम मेमोरी है वो 2 मेगाबाइट नहीं है, इसके अंदर जो है डेट इज 32 किलो बाइट, और डेटा मेमोरी इसके अंदर 4 किलो बाइट नहीं है, डेट इज 2 किलो बाइट। तो एक तो ये आपने जरा डिफरेंशिएट करना है कि यार एक तरफ 2 मेगाबाइट कभी कह रहे थे तो कभी 32 किलो बाइट कहते थे, तो उसमें क्या फर्क था। तो ये फर्क है इसका, एक तो ये जरा ज़हन में रखें कि एक वो फैमिली कहते हैं कि फैमिली के अंदर पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल कितनी हो सकती है, और एक है कि इस पर्टिकुलर चिप के अंदर कितनी है। तो ये वाला एक थोड़ा डिफरेंशिएट करना है आपने। प्लस ई प्रोग्राम इसके अंदर 256 बाइट है। तो आज हम लेक्चर में थ्रू आउट ऑफ द रेस्ट ऑफ द लेक्चर आज हम क्या करेंगे कि हम इनको जरा डिटेल में देखेंगे कि प्रोग्राम मेमोरी की फर्दर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डेटा मेमोरी की क्या ऑर्गेनाइजेशन। ई प्रोग्राम तो एक सिंपल इसमें जस्ट स्टोर हो रहा होगा। तो जनाब ये है हमारी मेमोरी मैप
ऑफ द प्रोग्राम मेमोरी। और इसमें सिर्फ प्रोग्राम मेमोरी ही नहीं है शामिल, इसमें स्टैक भी है। दो चीजें हैं इसके अंदर, एक चीज है स्टैक जो कि शो हो रही है यहां, ठीक है, ये है स्टैक, और ये जो चीज है ये अलग है, दैट इज अ प्रोग्राम मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी का क्या काम होता है? प्रोग्राम पढ़ा होता है। प्रोग्राम क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है। तो इसका मतलब है कि इस मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शंस एक एक करके वो पड़ी हुई होंगी। अच्छा, स्टैक का क्या काम है? एक तो स्टैक वो था जो डेटा स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था, ठीक है, ये उसी से मिलती जुलती चीज है, ठीक है, लेकिन ये स्टैक पर्टिकुलरली सिर्फ एक काम के लिए यूज हो रहा है कि ये स्टैक यूज होगा कि जब आप किसी फंक्शन के अंदर से फिर किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसमें जो मेमोरी मैनेजमेंट करनी है, जो कॉन्टेक्स्ट सेविंग करना है, उसमें ये स्टैक यूज होगा। इस बात का मतलब क्या है, ये जो अभी हमने बोल दी कि ये कि आपको पता है कि हमारा जो भी प्रोग्राम होगा, एग्जीक्यूटेबल होगा, उसके अंदर एक मेन होना चाहिए, ऐसा ही है। तो हमने लिख दिया यार, लेट्स से void main void, ये एक हमारा मिनिमल एक प्रोग्राम है जो कि होना चाहिए। अब अगर मैंने इस फंक्शन, ये एक फंक्शन है ना, इस फंक्शन से मैं कोई एक फंक्शन है और कॉल कर लेता हूं। लेट्स से एक फंक्शन है जिसका काम ये है कि उसने सम करना है, सम करना है। तो क्या होगा कि हम दो आर्गुमेंट पास करेंगे, प्रोग्राम क्या होगा, प्रोग्राम जंप करके इस सम वाली जगह पे चला जाएगा, सम का फंक्शन चलाएगा और फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। ये सम का फंक्शन भी अब कहीं इंप्लीमेंट हुआ होगा, वो सम का फंक्शन लेट से यहां पड़ा हुआ है, इंप्लीमेंट हुआ हुआ है कि इंट सम इंट एक्स इंट वाई रिटर्न एक्स प्लस वाई। होता क्या है, अब ये पूरा प्रोग्राम है, इसको जब मैं कंपाइल करूंगा, बिल्ड करूंगा, तो एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन बन जाएगी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शंस होंगी। अभी तो मैंने लाइनें डाल दी हैं, इनफैक्ट कुछ इंस्ट्रक्शन होगी जो आगे जाकर देखेंगे कैसी होती हैं इंस्ट्रक्शंस। ये जो इंस्ट्रक्शंस है, ये जनाब उठ के हमारी ये प्रोग्राम मेमोरी में आ जाएंगी। ये जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई ना कि 1 2 3 4 जो भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सीक्वेंस नंबर डाला, ये जनाब इधर आती जा रही हैं, प्रोग्राम में डाउनलोड होंगी। जब हम उसे पावर अप करेंगे कंट्रोलर को, तो कंट्रोलर पावर अप होने के बाद क्या होगा, रीसेट एड्रेस पे आएगा, तो इसका एक बूटअप कोड होगा। वो क्या करेगा, उठा के इसे हमारे ये जो पहली इंस्ट्रक्शन है इसके ऊपर उठा के ले आएगा, पहली इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो इसका बूटअप कोड होगा, पहली इंस्ट्रक्शन ये मेन के अंदर जो होगी ना उसके अंदर ले आएगा। अब उसके बाद होता क्या होता है प्रोग्राम का, ये एक सीक्वेंस में चलता है, कोई आगे पीछे नहीं हिलता, एक सीक्वेंस में पहली चीज चलेगी, फिर उसके बाद अगली लाइन चलेगी, फिर अगली चलेगी, चलती रहेगी जब तक के ये लाइंस खत्म नहीं हो जाएंगी, ये चलती रहेगी। रोकने का इसका क्या हो सकता है कि हम रिपीट करते रहें कि एक ही लूप अगर हम लगा देंगे तो फिर एक इंस्ट्रक्शन रिपीट होती रहेगी, फॉर एवर भी वो लग सकती है। लेकिन अगर हम एज्यूम करके भी हमारे प्रोग्राम में कोई लूप नहीं लगी हुई, तो पहली इंस्ट्रक्शन चली, दूसरी चली, तीसरी चली, तो इसे एक सीक्वेंस में चलना है। ये नहीं है कि ये पहली इंस्ट्रक्शन चली उसके बाद चौथे पे चला गया, फिर 12वें पे चला गया, ऐसा नहीं है, इसे एक सीक्वेंस में चले। अच्छा, इस फ्लो को तोड़ने का तरीका क्या होता है कि ये एक सीक्वेंस में ना चले। अब देखे ना, मैंने ये लाइन लिखी, उसके बाद मैंने ये लाइन लिखी, अब ये नहीं हुआ कि प्रोग्राम खत्म हो गया। प्रोग्राम जब ये वाली लाइन लिखी तो इस लाइन ने से कहा कि यार जंप करके इस जगह के ऊपर आ जाओ। अब ये इंस्ट्रक्शन लेट से 1 2 थी, तो ये इंस्ट्रक्शन यहां कोई 12th लाइन पे पड़ी हुई है लेट से, तो ये इसको जंप करके इधर आना पड़ेगा। ये चीज एग्जीक्यूट होगी तो होगा क्या, लेट से कि इंस्ट्रक्शन ये वाली चली, फिर ये वाली चली, फिर ये वाली चली। जब ये फंक्शन कॉल आई, फंक्शन कॉल आई, तो ये फंक्शन अब जहां भी पड़ा होगा ना कहीं, लेट से ये फंक्शन यहां पड़ा हुआ है, फंक्शन कॉल, लेट से इसको सम कह देते हैं कि जी सम का फंक्शन हमने कॉल किया, जो यहां वो सम का फंक्शन यहां पड़ा हुआ है, और ये इसकी 2 लाइनें हैं। तो होगा क्या
ये लाइन चली, ये लाइन, तीसरी लाइन उठा के इस सम को कॉल कर लिया, सम आके सम एग्जीक्यूट हुआ, और जब सम एग्जीक्यूट हो गया तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा। रिटर्न का क्या मतलब होगा, यार जहां से आए थे वहां वापस चले जाओ रिजल्ट लेके। ये जनाब वापस यहां आएगा, और तो पहली इंस्ट्रक्शन ये चली, दूसरी ये चली, तीसरी चली, उसके बाद चौथी इंस्ट्रक्शन, पांचवी, और जब रिटर्न करेगा तो ये वाली अब इसकी छठी इंस्ट्रक्शन होगी, और ये फिर प्रोग्राम चलना शुरू हो जाएगा जब तक एंड ब्रैकेट नहीं आई थी या कोई और कोड नहीं आया था। तो प्रोग्राम एक सीक्वेंस में चल रहा था, उस सीक्वेंस को तोड़ने का तरीका क्या है कि हम फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन कॉल कर ले, कोई जंप लगा ले, ब्रांच लगा ले, कोई इस तरह की चीज करा ले, तो फिर वो सीक्वेंस टूट जाता है। जब ये सीक्वेंस टूटा है, जब ये जंप करके यहां आया है और ये वाली चीज ने चलानी शुरू की है, और जब ये फंक्शन चला लिया है, तो आखिर में एक रिटर्न की इंस्ट्रक्शन है। रिटर्न की इंस्ट्रक्शन कहती है कि भाई जहां से तुम आए थे ना, अब वहां से आगे वाली लाइनें लिखना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल इससे आगे क्या था, इससे आगे था कोई लिखा हुआ कि जनाब कि C इज इक्वल टू 2 इंटू ए, ये लिखा हुआ था लेट्स कि भी अब वापस आएगा और ये वाली लाइन चलाएगा। ऐसा ही होता है ना जो अब तक हमने प्रोग्रामिंग की है कि भाई ये वाली चीजें चली, फिर ये सम चला, सम से वापस आए तो फिर ये वाला काम होने लग गया। ऐसा ही है, बल्कि इसको मैं ए की बजाय लेट्स से कह देता हूं ए इज इक्वल टू 2C, ये जो रिजल्ट है इसे 2 से मल्टीप्लाई करके ए में डाल दो। अब ये जो वापस आने का एड्रेस है, इसको किसने संभाल के रखा हुआ है, उस काम के लिए ये आपका ना ये होता है स्टैक रजिस्टर। इसके अंदर रिटर्न एड्रेसेस पड़े होते हैं। आपने एक फंक्शन कॉल की, तो जहां से जो आपकी अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी थी ना, उसका एड्रेस स्टैक में आ जाएगा। सम के अंदर से जाके मैंने कोई और कॉल कर ली, फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर आया और मैंने इसके अंदर आके कॉल कर लिया, एक मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल कर लिया लेट्स से, तो क्या होगा कि रिटर्न एड्रेस, पहला रिटर्न एड्रेस यहां लिखा हुआ है, तो अगला रिटर्न एड्रेस इधर आ जाएगा, और ये चीज चलती रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ है, अब यहां देखें आप स्टैक लेवल्स कितने, 1 से लेकर 31 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर 31 रिटर्न एड्रेसेस की हार्डवेयर में सपोर्ट दी हुई है। 31 रिटर्न एड्रेस की सपोर्ट दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर 31 नेस्टेड कॉल्स हम कर सकते हैं। 31 से अगर ऊपर जाना है तो हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करता, फिर हमें खुद से मेंटेन करना पड़ेगा, हार्डवेयर के अंदर इसकी सपोर्ट नहीं है। तो ये एक तो आपको चीज पता होनी चाहिए। बाय द वे जो हम प्रोग्राम्स लिख रहे होंगे उसमें हार्डली हम कोई 4 या 5 नेस्टिंग से ऊपर जाएंगे, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज होंगे। लेकिन गलती से अगर किसी ने आकर रिकर्जन यूज कर ली, तो रिकर्जन क्या होती है, हमें पता कि अपने आप को कॉल कर लेना है। ऐसा ही है कि सम के अंदर आया और सम को मैंने खुद से कॉल दोबारा कर लिया। अब ये कोड थोड़ी ही देर में, ये जो आपकी 31 कॉल्स की बाउंड्री है ना, इसको बड़ी तेजी से इसने खत्म कर देना। इवन आप अपने पीसी में चलाएंगे तो पीसी भी थोड़ी देर, पीसी 31 पे तो नहीं खत्म करेगा, लेकिन शायद 100, 200, 1000, 2000 किसी ना एक पॉइंट आएगा जिसके ऊपर जाके पीसी कहेगा नॉट एनफ मेमोरी, और आपको खुदाफिज कर देगा। कंट्रोलर में बहुत जल्दी आती है, क्योंकि कंट्रोलर में कम है मेमोरी के रिसोर्सेस, तो ये 31 के बाद खत्म होगा। तो एक चीज ये पहले बांध लें कि यार आपने रिकर्जन्स को अवॉइड करना है। अपने जो कंट्रोलर के अंदर कोड है ना, इसमें रिकर्जन को अवॉइड करना है। रिकर्जन वाला कोड हम नहीं लिख रहे होंगे। और नेस्टिंग वैसे ही मुझे पता है कि जो हम जितना भी कॉम्प्लेक्सिटी का काम कर रहे होंगे उसके अंदर 4, 5, 6, 7 इससे ज्यादा लेवल की नहीं होगी। तो वो जितनी भी होगी मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी सपोर्टेड बाय आवर हार्डवेयर। तो प्रोग्राम मेमोरी का हमने क्या किया है, अभी हमने इसका ये जो हम दिखा रहे थे, इसका ये स्टैक वाला पोर्शन डिस्कस किया। इसका एक मिनट जूम्ड आउट अगर हम देखें ना, तो ये उसी पिक्चर का जूम्ड आउट पोर्शन, जूम्ड इन पोर्शन है। स्टैक लेवल 1 से लेकर 31 तक। तो कभी कहीं सवाल होता है कि यार आपका कंट्रोलर कितनी नेस्टेड कॉल को सपोर्ट करता है, तो आप कहेंगे यार जितना स्टैक लेवल्स उसमें हार्डवेयर में सपोर्टेड थे, हार्डवेयर उसका उतना करता है। सॉफ्टवेयर में तो हम जितना चाहें कर लें एज लॉन्ग एज परमिटेड बाय मेमोरी, लेकिन हार्डवेयर इतना सपोर्ट करता है। वो अगर 31 है तो हम कहेंगे 31 नेस्टेड कॉल हो सकती है, ठीक है। और इधर पड़ा क्या होगा, इधर हमारा रिटर्न एड्रेस पड़ा हुआ करेगा। जब हम कॉल करके जाते हैं, जो रिटर्न एड्रेस होता है वो जो भी टॉप मोस्ट पे हुआ करेगा रिटर्न एड्रेस, वो उठा लिया करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से करता है। इसको हम ज्यादा डिटेल में जब हम माइक्रो प्रोसेसर वाली साइड पर जाएंगे ना, तब हम ज्यादा डिटेल में इसको देखेंगे कि कैसे फंक्शनिंग है। क्योंकि जब हम असेंबली के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं तो तब हमें इन डिटेल्स का बहुत ज्यादा पता होना चाहिए। कंट्रोलर के अंदर रहते हो, क्योंकि हमने सी के अंदर प्रोग्राम करना है, तो सी जो होगा, इसका कंपाइलर होगा, वो वाली ये वाली चीज जो नेसेसरी कोड है इसका खुद जनरेट कर रहा होगा, तो हमें फिक्र की जरूरत नहीं होगी। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कितने लेवल्स हैं और ये कॉल्स हम कितनी फिर कर सकेंगे। अच्छा, ये तो हो गया स्टैक।
प्रोग्राम मेमोरी कितनी है? हमने कहा था कि हमारे इस चिप में कितनी प्रोग्राम मेमोरी है? 32 किलोबाइट। और इस पिक्चर में देखें 32 किलोबाइट बेसिकली बनता है आपका 2⁻15 3276 बाइट्स, जिसे हम 32 किलो बाइट्स कहते हैं। इतनी हमारी इस चिप के अंदर है। ये फैमिली कितना सपोर्ट करती है? 2 मेगाबाइट। अच्छा, तो अगर आप ये देखिए ना पूरा मैप देखें, मेमोरी मैप, तो इसमें देखें ये लिखा हुआ कि ये है जो कि ऑन चिप मेमोरी है, और ये जिसे कह रहा है कि रीड 0। क्यों? ये जो 32768 है ना, अगर मैं हेक्सा में कन्वर्ट करूं, डेट विल बी योर 800। ये एड्रेसेस जितने भी होंगे आपको मिलेंगे डेटा शीट में, बाकी चीजों में हेक्सा में मिलेंगे। तो हेक्सा में लिखने का एक तरीका क्या हो सकता है कि मैं लिख दूं कि 0 हेक्स AB, या मैं लिख दूं ABH, या तो प्रीफिक्स डाल दूं 0x का जिससे पता चलेगा हेक्सा है, या सफिक्स डाल दूं इस पे H का जिससे पता चल जाएगा कि ये हेक्सा एड्रेस है। तो ये देख सकते हैं ये सारे हेक्सा में दिए हुए हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टिल 7 FFF, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है, तो 32768 -1 विच इज 32767 एंड दिस थिंग इज FFF। तो ये है जो कि मेमोरी यहां तक हमारी इस चिप के अंदर अवेलेबल है। बाकी जो एड्रेस लाइन है वो तो यहां तक सपोर्ट करती है। तो अगर हम कभी गलती से इन्हें रीड कर लेंगे तो क्या हमें मिलेगा? वो उसने बता दिया कि यार रीड एज 0 होगा फिर ये वाली चीज, ठीक है ना। तो है तो इतनी स्पेस इतनी हो सकती है, जो इसके अंदर मौजूद है वो ये वाली है। तो मैंने अगली जो पिक्चर जूम इन की है उसमें मैंने ये वाले पोर्शन को उड़ा दिया ताकि वो ऊपर वाली चीजें आप तसल्ली से पढ़ सकें। तो ये है वही वाली चीज जूम्ड इन। 0 एड्रेस पर रीसेट वेक्टर पड़ा है, 8H पे क्या पड़ा है? हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट वेक्टर पड़ा हुआ है। ये जब हम इंटरप्ट पढ़ेंगे तो हम डिटेल में बता देंगे। सो लो प्रायोरिटी एड्रेस ये 18 हेक्सा जो एड्रेस है इस पे पड़ा हुआ है। और उसके बाद फिर रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज फॉर योर प्रोग्राम। आपका जो भी प्रोग्राम होगा वो यहां से शुरू होकर जनाब जाएगा, इतनी यहां तक जगह ले सकते हैं। तो हम देखेंगे हमारे प्रोग्राम्स मोस्ट ऑफ द टाइम 50% ऑफ या 70% मेमोरी में आ जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी कम्प्लेक्सिटी का हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो हमारे इसके अंदर आ जाया करेंगे। तो ये हमारी प्रोग्राम मेमोरी है, ठीक है। एफ क्या है? हेक्साडेसिमल में क्या होता है हमारा? 9 के बाद A B C D E F तक जाता है। तो ये तो इटसेल्फ उसका वो है नंबर। H बता रहा है कि हेक्सा में, या 0x बता देगा कि हेक्सा में, ठीक है। ओके, कुछ और कुछ काम की चीजें अगर इस पिक्चर में नजर आ रही हो, ये बड़ी सादा सी पिक्चर है लेकिन इसमें बड़ी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। एक और चीज लिखी हुई है PC, दैट इज अ प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर हमारा, और ये बताया हुआ कि कितनी बिट्स हैं 0 से लेकर 20 तक, यानी कि 21 बिट का है। तो प्रोग्राम काउंटर उतने बिट का होगा जितने की हमारी जितनी इंस्ट्रक्शन बस थी हमारी, ऐसा ही है। तो इंस्ट्रक्शन बस थी हमारी 21 बिट की, तो प्रोग्राम काउंटर भी हमारा 21 बिट का है, ठीक है। तो ये तो उधर से आ गया। ये /21 ये यही चीज शो कर रही है कि ये एड्रेस बस कौन सी है, ये जा रही है, ठीक है। तो बहरहाल ये ना समझिए कि ये चीजें साथ जुड़ी हैं, सेपरेटर लाइन डाली हुई है कि ये स्टैक का पोर्शन अलग है, ये प्रोग्राम मेमोरी अलग है। प्रोग्राम काउंटर को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो प्रोग्राम काउंटर करता क्या? प्रोग्राम काउंटर में जो भी वैल्यू उस वक्त पड़ी होती है वो एड्रेस होता है उस इंस्ट्रक्शन का जो अभी उसने फेच करके लानी है, यानी कि जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस पड़ा होता है एट प्रेजेंट प्रोग्राम काउंटर के अंदर। 21 बिट्स वाइड है क्योंकि 21 बिट्स का है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा ये जो कंट्रोलर है ये कितने बिट का है? 8 बिट का है। ये 8 बिट का, तो उस 8 बिट का क्या मतलब है? अगर ये 21 बिट है तो उस 8 बिट का क्या मतलब था कि इसका जो डेटा पाथ है वो 8 बिट का है।
डेटा पाथ 8 बिट है, तो इसका क्या मतलब है इस जगह पे कि इसके जो रजिस्टर्स हैं वो भी 8 बिट के हैं, इसकी जो डेटा बस है वो भी 8 बिट की है। अगर रजिस्टर 8 बिट के हैं तो प्रोग्राम काउंटर फिर कहां पड़ा होगा हमारा, जो कि 21 बिट्स का है। इसका मतलब हमें मल्टीपल रजिस्टर्स चाहिए होंगे इस प्रोग्राम काउंटर को रखने के लिए। तो कितने चाहिए होंगे 21 बिट्स के लिए? एक से काम नहीं चलेगा, दो से भी नहीं चलेगा, तो 3 चाहिए होंगे। तो 3 हमें रजिस्टर्स चाहिए प्रोग्राम काउंटर को रखने के लिए। इसमें कोई ऐसा यानी कि कोई वो खास कोई समझने वाली चीज नहीं है। लोअर बाइट को हम पीसीएल रजिस्टर कहते हैं, प्रोग्राम काउंटर का लोअर रजिस्टर। ये रीडेबल भी होता है और राइटेबल भी होता है। इसके अंदर हम रीड कर सकते हैं डायरेक्टली और राइट भी कर सकते हैं। इससे ऊपर वाली जो बाइट होती है, यानी कि अगर मैं इसके पोर्शंस बना लूं यहां, तो ये हमारा जनाब पीसीएल हो जाएगा, ये हमारा पीसीएच हो जाएगा और ये हमारा पीसीयू रहेगा। तो 0 से 7, 8 से 15, 16 से 20। पीसीएच साहब ये दरमियान वाला हो रहेगा और पीसीयू रजिस्टर तो पूरा, लेकिन इसकी सारी बिट्स यूज नहीं हो रही, सिर्फ जो 5 बिट्स हैं वो यूज हो रही होंगी, बाकी इस्तेमाल में नहीं आ रही। तो ये हमारे प्रोग्राम काउंटर इस तरीके से अरेंज होगा। और प्रोग्राम काउंटर को चेंज करने का मतलब है कि आप अपने प्रोग्राम का फ्लो चेंज कर रहे हैं, यानी कि आपने कोई जंप लगा रहे हैं, कोई कॉल कर रहे हैं, तभी आपका प्रोग्राम काउंटर चेंज होता है। ठीक है, तो हमारी ये कॉल, रिटर्न कॉल, गो टू, इस तरह की जो इंस्ट्रक्शन है ब्रांच है, ये क्या करती हैं, ये इन रजिस्टर्स को डायरेक्टली चेंज कर सकती हैं। लेकिन अगर हमने मैन्युअली कुछ करवाना है तो फिर हमें क्या करना होगा कि हमें ये पीसी लैट एच और पीसी लैट यू जो से रजिस्टर्स हैं इनके थ्रू कॉपी करना पड़ेगा। तो गेटवे पॉइंट क्या है, ये तो कुछ डिटेल्स है। गेटवे पॉइंट ये कि हमारा प्रोग्राम काउंटर 21 बिट्स का है, ठीक है, और इसको इसमें कॉल, रिटर्न, ब्रांच की चीजें डायरेक्ट लिखवा सकती हैं। अगर हमने मैनुअली कुछ लिखवाना है तो कुछ और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है उनके थ्रू लिखवा सकते हैं, उनके नाम वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और क्या इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जब भी प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट होता है, क्यों इंक्रीमेंट करना है, ताकि अगली इंस्ट्रक्शन पे चला जाए। तो अगली इंस्ट्रक्शन पे जब ये आता है तो इसके एड्रेस में कितना फर्क आ चुका होता है, 2 बाइट्स का। क्यों? क्योंकि हमारी इंस्ट्रक्शन की विड्थ कितनी थी, 16 बिट्स थी। ये याद होगा कि 18F जो सीरीज है इसमें जो इंस्ट्रक्शन की विड्थ है दैट इज 16 बिट्स। तो 16 बिट्स का मतलब है 2 बाइट्स, तो हर इंस्ट्रक्शन 2 बाइट्स की है एटलीस्ट। कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी हैं जो 4 बाइट्स की भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी इंस्ट्रक्शन हमारी 2 बाइट्स की हैं। तो जब भी प्रोग्राम काउंटर हमारा इंक्रीमेंट होगा तो वो 2 बाइट्स का उसमें जंप आ चुका होगा, फिर जब होगा तो फिर 2 बाइट्स का इंक्रीमेंट आ चुका। तो ये याद रखने की बात है कि इंक्रीमेंट बाय 2 होगा इसका एड्रेस और 21 बिट वाइड है, और बाकी कॉल वगैरह डायरेक्टली इसको राइट कर सकते हैं। ये थी कुछ प्रोग्राम काउंटर की कहानी हमारी। ये वही स्टैक लेवल्स की जो हमने बात कर दी, इसको हम पहले डिस्कस करते हैं, तो इसलिए मैं जस्ट कर देता हूं कि स्टैक रजिस्टर के वही 31 लेवल्स का है। कॉल वगैरह और गो टू जब करेंगे तो कॉल करेंगे तो इसका रिटर्न ऑटोमेटिकली आता है, गो टू करते तो हमें मैनुअली डालना पड़ता है, और दैट्स ऑल। अच्छा, ये जो हमने बताया था ना कि कॉल का जब रिटर्न होता है तो वो कैसे हो रहा था, रिटर्न एट स्टैक, तो ये वो है बेसिकली ये जो स्टैक लेवल्स था, ये जो हर लाइन है इसकी, हर लाइन में क्या पड़ा होगा, एक एड्रेस पड़ा होगा। किसका एड्रेस पड़ा होगा? प्रोग्राम मेमोरी का। प्रोग्राम मेमोरी की हर लाइन कितने बिट्स की है? 21 बिट्स की या 3 बाइट्स की। इसका मतलब क्या होगा कि हर रिटर्न एड्रेस भी हमारा 3 बाइट्स का ही होगा, तभी वो इधर पड़ा हुआ होगा ना। तो ये है इसकी कहानी कि ये अगर ये एक लाइन है रिटर्न एड्रेस की, तो ये उसकी लोअर बाइट, ये उसकी हायर बाइट और ये उसकी अपर बाइट, जो अभी हमने प्रोग्राम काउंटर की देखी है। बेसिकली ये रिटर्न एड्रेस में क्या पड़ता है, प्रोग्राम काउंटर की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो उठा के हम इसमें डाल देते होते हैं जब हमें जंप लगानी होती है, कॉल करनी होती है, तो ये इधर चले जाएगी। उससे अगली कॉल होगी तो यहां आ जाएगा, उससे अगली कॉल हो जाएगी यहां आ जाएगा। तो जब हमें वापस आना होगा तो स्टैक का क्या ऑपरेशन होता है हमें पता है कि हम उसकी सिर्फ टॉप के ऊपर पुश कर सकते हैं चीजें या पॉप कर सकते हैं, साइड वाइज नहीं हम उसमें कर सकते हैं रीड राइट। ये डेटा स्ट्रक्चर्स में भी हमने पढ़ा था। तो जो सबसे टॉप मोस्ट होगा वो इनर मोस्ट कॉल का रिटर्न एड्रेस होगा, वो उधर चल जाएगा, फिर उसके बाद उससे अगला, उसके बाद उससे अगला।
स्टैक में हम किस जगह के ऊपर खड़े हैं ये भी पता होना चाहिए हमें, ठीक है ना। ये तो मेमोरी है ना, तो उधर भी हमने जो स्टैक होता था उसके अंदर भी एक स्टैक पॉइंटर होता था। यहां स्टैक पॉइंटर कितने बिट्स का होगा, क्योंकि हमारा स्टैक जो रजिस्टर है वो 31 लोकेशंस का है, तो 31 लोकेशंस को एड्रेस करने के लिए हमें कितने बिट्स चाहिए, 2 की पावर में 5 बिट्स, ठीक है ना। तो 2 की पावर 5 में हमें 32 मिल जाती है, तो हम उसमें से 31 यूज कर रहे होंगे। तो ऑल जीरोस का मतलब होगा कि एम्प्टी है और डेट्स ऑल, उसके बाद हम चलते रहेंगे एक एक करके। जब ये 1 होगा तो इसका मतलब फर्स्ट लोकेशन है, अगला होगा इसका अगली लोकेशन उसके लिए। तो ये स्टैक पॉइंटर है, इसके अंदर ये 5 बिट का है हमारा स्टैक पॉइंटर स्पेशल रजिस्टर। अच्छा, इसके अलावा ना एक होता है फास्ट रजिस्टर स्टैक। ये जो अभी हमने स्टैक पिछला देखा था ये तो 31 लेवल्स का था ना, ये एक अलग से फास्ट रजिस्टर स्टैक है। इसका क्या काम है, ये जस्ट 1 लेवल का है स्टैक, सिर्फ 1 लेवल का। इसका काम ये होता है कि जब कभी कोई इंटरप्ट आ गई तो जिस फंक्शन, तो इंटरप्ट जब भी कोई आती है तो उसका प्रिंसिपल ये होता है कि आपने अगर वो मास्क नहीं की हुई इंटरप्ट, तो जो आप काम कर रहे हैं आप उसे छोड़ते हैं, जाके इंटरप्ट पे जाके वो काम करते हैं और फिर जनाब वापस आ जाते हैं। अब मेरी इंटरप्ट क्या कि मुझे फॉर एग्जाम्पल किसी ने कॉल कर लिया, लेट्स से एचओडी ने मुझे कॉल कर लिया, तो उन्होंने कहा क्या बहुत जरूरी है कोई काम है, तो मैं ये जो चीजें कर रहा हूँ स्लाइड जो छोड़ गया इधर ही रखा गया, भागा जो काम था करके आया। मैंने अलबत्ता काम क्या किया जाते हुए कि मैंने देख लिया यार स्लाइड नंबर 32 है, अच्छा बस ये चीज मैंने याद रख ली, मुझे रिकॉर्ड कोई डिटेल नहीं चाहिए, स्लाइड नंबर 32 है, ठीक है, वापस आया 32 पकड़ी शुरू हो गया। ये फास्ट ट्रैक जो रजिस्टर है स्टैक इस तरीके से काम करता है। ये जो आपके कुछ नेसेसरी रजिस्टर्स होते हैं ना, स्टेटस का, वर्किंग रजिस्टर का या बैंक सेलेक्ट रजिस्टर है, ये 3 रजिस्टर की कॉपी बनाता है और चला जाता है, और जब उधर से वापस आता है तो इनकी रिस्टोर कर लेता है कॉपी, ये काम होता है। इसमें एक फर्क क्या है, इसमें ये है कि बेटा कि जो मल्टीपल अब इंस्ट्रक्शन करके आप पहले होता था ना रिटर्न एड्रेस, पहले वो लिखवाने के लिए वो एक लहदा काम होता था, एक इंस्ट्रक्शन चलती थी, ठीक है, कॉन्टैक्ट से लहदा सेव होता था, फिर आप काम करने जाते। इसमें क्या है, इसमें ऑटोमेटिकली वो काम हो गया, एक ही लेवल है तो हमें उसका एड्रेस भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, पॉइंटर भी वगैरह अपडेट करने की जरूरत है। तो एक क्विक प्रोसेसिंग के लिए क्या ले कि आपने जल्दी से कॉन्टेक्स्ट चेंज है, हाँ उस सेंस में कैसे तो कि एक ना कॉपी रख लेगा, हाँ नाम उसे हमने स्टैक कर दिया फास्ट ट्रैक है, क्योंकि इन दी एंड कॉन्टेक्स्ट होता है, जब भी प्रोग्राम कोई चल रहा होता है ना उसका कॉन्टेक्स्ट होता है कि उसके एक्यूमुलेटर में क्या पड़ा हुआ है, उसके एक दो जो इंपॉर्टेंट है वो क्या पड़े हैं, उनकी हम कॉपी रख रहे होते हैं बेसिकली, ये काम कर। वो जो स्टैक रजिस्टर्स है ना उनमें वो जो पहले अभी चीज हमने बताई उसमें सिर्फ वो चीज बताई थी, उसमें सिर्फ रिटर्न एड्रेस सेव हो रहा था, बाकी की चीजें जो करनी थी ना आपने वो क्या करती थी, वो आपको मैनुअली सेव करवानी पड़ती थी, वहां वो मैनुअली सेव करवानी पड़ती, वो चीज वो मैंने एक डिटेल जो सी थी वो स्किप कर दी, वहां वो सेव करानी पड़ती थी। यहां क्या होगा, यहां जब इंटरप्ट आएगी तो इन 3 रजिस्टर्स की वैल्यू वो खुद से हार्डवेयर उसको पुश कर देगा, वहां हमें खुद करवानी पड़ती थी और वो 1 2 3 8 10 हो सकती थी, यहां इन 3 रजिस्टर्स की उठा के उसने खुद ही कर देनी और फिर खुद ही रिस्टोर कर देनी, तो जरा क्विकली हो जाएगा काम, बस ये है। और ये 3 रजिस्टर्स है ना बेसिकली, तो ये 3 रजिस्टर्स 8-8 बिट के, तो 8-8 बिट के हो गए, तो इसका क्या मतलब होगा कि आपके जो एक प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन थी ना उतनी जगह में ये तीनों आ गए, तो आपका एक ही में उसमें काम हो रहा होगा। अच्छा, पिक 18 इंस्ट्रक्शंस, तो पिक 18 इंस्ट्रक्शंस ये इंस्ट्रक्शंस ही थी जो कि प्रोग्राम मेमोरी में पड़ी थी। अब हम जरा इंस्ट्रक्शंस के ऊपर थोड़ा सा आ रहे हैं। दे टेल व्हाट द पिक डिवाइसेस शुड डू, यानी बेसिकली इंस्ट्रक्शंस तो यही बता रही है जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस ने हमें ये बताना है। अब जो पिक का आर्किटेक्चर है ये एक रिस्क आर्किटेक्चर है, ये हमने शुरू के लेक्चर्स में देखा था कि यार रिस्क क्या होता है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, तो एक रिस्क प्रोसेसर है। रिस्क प्रोसेसर की खास पहचान क्या होती है, इसके अंदर खास एक पहचान इसकी ये होती है कि इसके अंदर मेमोरी ऑपरेंड्स आपको नहीं मिलते, इसमें जो भी काम होना होता है वो पहले मेमोरी से उठा के रजिस्टर में लेके आते हैं, रजिस्टर के अंदर वो रहते हुए काम करते हैं और फिर उसको दोबारा जाके स्टोर कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने ये कोड लिखा है इंट ए बी, ये अभी थोड़ी देर पहले लिखा होता ए इक्वल 2 और बी इक्वल टू 3, और आप कहते थे यार सी इक्वल टू
ए प्लस बी। अब ये मेमोरी में बने हैं वेरिएबल्स। अब इसकी अगर मैंने असेंबली लिखनी है तो क्या करना होगा मुझे, असेंबली अगर इसकी लिखनी है तो मुझे जनाब डायरेक्ट भी मैं रजिस्टर में लिखवा सकता हूं, लेकिन अभी जस्ट इस कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए कि हमारे पास कोई रजिस्टर है, लेट्स से R2, उस R2 में मैं क्या करूंगा कि A की वैल्यू मूव करवा दूंगा, फिर मैं मूव करवा दूंगा R3 में B की वैल्यू, फिर मैं कहूंगा अच्छा ऐड कर दो किसको, R2 और R3 को, इनका जो रिजल्ट होगा एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। एक्यूमुलेटर का नाम होता है WREG इधर। तो फिर हम कह देंगे यार मूव कर दो WREG को, जौन सा है लेट्स से C के ऊपर मूव कर दो। वो WREG यहां लिखा नहीं नजर आ रहा, या चलो मैं डाल देता हूं उसको यहां कि WREG के अंदर R2 और R3 हो गया, ये वाला काम। और फिर हमने कहा मूव कर दो WREG को C की जगह के ऊपर। तो इस तरीके से काम करना पड़ा, डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक पहचान होती है रिस्क प्रोसेसर की कि जो भी काम हमने करने हैं, ऑपरेंड्स होते हैं वो हमने लोड करके लेके आने, रजिस्टर्स के अंदर काम करेंगे और करने के बाद वापस उनका रिजल्ट स्टोर कर रहे होंगे। प्लस इसमें क्या होता है, दूसरी चीज, इंस्ट्रक्शन जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है, या ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 होती, उसकी लेंथ होती है, से ज्यादा नहीं होती। तो हमारा ये जो पिक कंट्रोलर, इसमें भी इंस्ट्रक्शंस की 2 लेंथ है, या 2 बाइट्स की होती हैं या वो 4 बाइट्स की होती हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम होती हैं। जैसे हमारे इधर क्या है कि हमारे इस कंट्रोलर में 75 स्टैंडर्ड और 8 एनहांस्ड इंस्ट्रक्शंस है, 83 इंस्ट्रक्शंस हैं। इनसे बहुत सारे काम कर सकते हैं इन 83 इंस्ट्रक्शंस से हम, ठीक है। इसे लेकिन अगर हम देखने में तो ये भी कुछ लग रही हैं कि यार अच्छा 83, लेकिन अगर हम इंटेल से इसको कंपेयर करें तो इंटेल में हमें थाउजेंड्स में मिलेंगे इंस्ट्रक्शन। उधर सिर्फ जो मूव की इंस्ट्रक्शन है उसकी वेरिएशन कोई 30-40 के करीब तो आपको मूव की इंस्ट्रक्शन की वेरिएशन मिल जाती है। तो उस हिसाब से बड़ा सिंप्लीफाइड है। एक जो इंतहाई इंपॉर्टेंट जो एक है इसकी चीज वो ये कि इसका जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है वो 4 क्लॉक साइकिल्स के बराबर होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नहीं भूलना है आपने। ये बहुत चीजों पे आपका हेल्पफुल होगा जो प्रोग्रामिंग करते हुए। इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट लेक्चर में भी याद होगा कि हमने कहा था कि 8 MIPS आर नॉट इक्वल टू 8 मेगाहर्ट्ज। क्यों कहा था, क्यों कि हमारा एक इंस्ट्रक्शन साइकिल 1 क्लॉक साइकिल के बराबर नहीं है, हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल 4 क्लॉक साइकिल्स के बराबर है। तो इसका मतलब ये कि अगर हमारा कंट्रोलर 8 मेगाहर्ट्ज पे चल रहा हुआ तो उसकी मिप्स में परफॉर्मेंस क्या होगी, डिवाइड बाय 4 कर ले, 2 MIPS। क्यों कि अगर हम 8 मेगाहर्ट्ज पे चला रहे हैं, कंट्रोलर हमारा 8 मेगाहर्ट्ज पे चल रहा है, 8 मेगाहर्ट्ज का मतलब होगा कि 8 मेगा क्लॉक साइकिल्स पर सेकेंड, और 4 क्लॉक साइकिल क्योंकि हमारे बराबर है एक इंस्ट्रक्शन साइकिल के, तो ये हो जाएगा फिर 2 मेगा इंस्ट्रक्शन साइकिल्स पर सेकेंड। तो 8 मेगाहर्ट्ज corresponds to 2 MIPS। 4 से डिवाइड कर लें, ये एक सादा सा है इसका फार्मूला, आप जानेंगे 4 से हम डिवाइड कर रहे होंगे इसे इक्वेशन फॉर्म में। ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी बता रही होती है कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, उसका टाइम क्या होगा 1/f, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, जो हम पढ़ते आए हैं। तो क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन 4 टाइम पीरियड्स लेती है एग्जीक्यूट होने में, तो वो टाइम हमारा बढ़ जाएगा, तो इसलिए वो बढ़ के हो गया हमारा। ये इक्वेशन लगाएंगे और इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लेंगे कि 8 मेगाहर्ट्ज के ऊपर हमें 0.5 माइक्रो सेकंड का टाइम लग रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शन है हमारी वो सिंगल इंस्ट्रक्शन साइकिल है, इंस्ट्रक्शन साइकिल नॉट क्लॉक साइकिल। हर इंस्ट्रक्शन एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में एग्जीक्यूट हो जाती है, या दूसरे लफ्जों में 4 क्लॉक साइकिल्स के अंदर एग्जीक्यूट हो जाती है। सिवाय किन इंस्ट्रक्शंस के जिसमें हमारा प्रोग्राम का फ्लो चेंज होता है। प्रोग्राम का फ्लो कौन चेंज करता है, कॉल की इंस्ट्रक्शन चेंज करती है, जंप की करती है, गो टू वगैरह, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये जो भी प्रोग्राम फ्लो को चेंज करेंगे जिसमें प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चेंज होती है, वहां 2 साइकिल्स लगेंगे।
इंस्ट्रक्शन साइकिल्स, अदरवाइज एक में हो जाएगा। जो सिस्क प्रोसेसर होता है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइकिल्स हो सकते होते हैं, इसमें नॉर्मली हमारा सिंगल में होता है, तो सिंगल में। अच्छा, इसकी थोड़ी सी मजीद पोस्टमार्टम कर लेते हैं इस चीज का। अब ये जो डैश लाइन है ये शो करेंगे एक एक इंस्ट्रक्शन साइकिल 1 2 3, और हर इंस्ट्रक्शन साइकिल डिवाइड हो जाता है 4 क्लॉक साइकिल्स में तोड़ा हुआ है, Q1 Q2 Q3 Q4, 4 क्वाड्रेचर क्लॉक साइकिल्स हैं ये। अब ये हमारा जो वेव फॉर्म है, जो पल्स ट्रेन है, ये ऑसिलेटर की है, ठीक है, जो कि किसी पर्टिकुलर स्पीड पे चल रहा है। अभी क्या इंपॉर्टेंट चीज है, अभी ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यार ये इसके जो 4 साइकिल्स हैं ये आपका एक इंस्ट्रक्शन साइकिल बन रहा है। तो ये देख रहे हैं ऑसिलेटर का साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3, साइकिल 4, 5 जो भी है, फिर अगले का होगा। अब इसमें ये जो क्वाड्रेचर क्लॉक 1 है, ये देखें, ये सिर्फ इस एरिया में हाई हुआ, जो अगला क्लॉक है वो इस एरिया में हाई हुआ है, Q3 इसमें हुआ, Q4 इसमें हुआ। उसके बाद जब अगली इंस्ट्रक्शन आ गई तो Q1 साहब दोबारा हाई हो जाएंगे। वो यहां नीचे अगर हम आके देखें, वो नीचे मजीद शो नहीं किया हुआ, लेकिन वो फिर Q1 दोबारा अपने कॉरस्पॉन्डिंग Q2 वो हाई हो जाएंगे। तो हर कोई ये चारों क्वाड्रेचर है, इसका मतलब क्या हुआ कि एट एनी टाइम इनमें से कोई एक हाई होगा, इन चारों में से कोई एक हाई होगा, ठीक है। तो इतनी ड्यूरेशन में ये हाई है, इतनी ड्यूरेशन में ये हाई है, इतनी ड्यूरेशन में ये हाई है, इतनी ड्यूरेशन में ये हाई है। अच्छा, प्रोग्राम काउंटर क्या होगा? प्रोग्राम काउंटर जब भी Q1 आपका, अच्छा अब ये है कि प्रोग्राम काउंटर किसके ऊपर इंक्रीमेंट हो रहा है, राइजिंग एज पे हो रहा है कि फॉलिंग एज पे हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है यहाँ फॉलिंग एज के ऊपर इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जैसे ही Q1 की फॉलिंग एज आई है उसके ऊपर पीसी साहब प्रोग्राम काउंटर साहब इंक्रीमेंट हो जाएंगे, उसके बाद फिर फॉलिंग एज फिर जनाब हो जाएंगे PC2। अच्छा, और ये फर्क क्या देख रहे हैं, PC+2 PC+4, ये क्यों हो रहा है PC+2 और PC+4? याद है थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि हमारा हर एड्रेस जो प्रोग्राम काउंटर के अंदर इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है हमारा 2 बाइट्स का, तो इसलिए 2 का इंक्रीमेंट इसमें चलेगा। अच्छा, और क्या जनाब? अच्छा, जो अगली चीज है, ये थोड़ा अगली स्लाइड पे जाते हैं, उधर जाके जरा अच्छी और समझ आएगी कि इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होती है। तो हमने मुख्तलिफ क्लॉक्स बता दिए ना, इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट बिहेवियर क्या है। इसमें ना पाइपलाइनिंग हुई है हमारी, ये जो प्रोसेसर है, और वो पाइपलाइन आप कह सकते हैं कि जनाब हमारे 2 स्टेज की पाइपलाइन है। पाइपलाइनिंग का वैसे कॉन्सेप्ट कभी आपने डिजिटल डिजाइन में DLD या किसी और सब्जेक्ट में पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है? चलो उसको पहले थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, फिर वापस इस पे आते हैं। पहले पाइपलाइनिंग बता देंगे तो फिर इसको समझा पाएंगे कि पाइपलाइनिंग है क्या। कोई एग्जाम्पल अगर हम ले लें, फॉर एग्जाम्पल कि एक फैक्ट्री है, लेट से उस फैक्ट्री में क्या हो रहा है, साइकिल्स तैयार हो रही हैं, ठीक है। तो उसके पहिए व्हील्स जो हैं वो बन रहे हैं, फिर उसका फ्रेम बन रहा है, फ्रेम बनने के बाद उसको इंटीग्रेशन हो रही है उनकी, तो उनको जोड़ा जा रहा है, ठीक है। और डेट्स ऑल, लेट्स से ये हमने तीन हिस्सों में तोड़ दिया साइकिल बनाने वाली जो हमारी फैक्ट्री है इसको। तो एजम्पशन हमारी ये है कि हर स्टेज जो सी है इक्वल टाइम ले रही होगी। वो टाइम कितना ले लिया हमने, लेट्स से 1 डे, कि ये स्टेज भी 1 डे लेगी, ये भी 1 डे और ये भी 1 डे, ये हो रहा है। तो क्या किया जनाब, हमने जब पहली साइकिल बनानी थी तो हम आए वर्कशॉप में, आए मैं और मेरे साथ जो भी कोई लोग थे, हम लेट्स से हम 3 बंदों की पार्टी थी, हम तीनों आए, हम तीनों ने आके जनाब
या मैं अकेला ही था, लेट्स से कि मैंने आया, मैंने पहले व्हील बनाए पहले दिन, उसके बाद उसका फ्रेम बनाया और उसके बाद उसको इकट्ठा कर दिया, जोड़ दिया, तो हमारी साइकिल को बनने में कितने दिन लगे? 3 दिन लग गए। उसके बाद अगली साइकिल बनानी है, चले जनाब फिर शुरू होगा। अच्छा, जब ये हमने काम किया तो हमें 6 दिनों में कितनी साइकिल बनेंगी और 9 दिनों में? जबरदस्त। अच्छा, जब हमने ये किया तो हमने कहा यार ये जो साइकिल बनाने की स्टेजेस थी ये जरा इंडिपेंडेंट सी थी कुछ। जब हमने व्हील बना रहे हैं तो फ्रेम के साथ कुछ नहीं कर रहे, और जब फ्रेम है तो व्हील के साथ कुछ नहीं हो रहा, और इंटीग्रेशन में तो जब ये दोनों चीजें बनी होंगी तो फिर काम होगा, तो वो भी नहीं हो रहा। तो क्यों ना हम इनको तोड़ लें कुछ हिस्सों में। तो ये हमने तोड़ लिया इनको। पहले ये चीजें टूटी हुई नहीं थी, फिर हमने इनको तोड़ लिया स्टेजेस में, स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2। अब एक साहब हमने यहां लगा दिया, मिस्टर एक्स यहां है, मिस्टर वाई यहां और मिस्टर जेड यहां है। मिस्टर एक्स ने क्या करना है? पहिए बनाने हैं बस बैठ के। अरे क्योंकि उन्होंने एक ही काम करना तो बड़ा एफिशिएंटली कर सकते हैं, ठीक है ना, हाथ खुल जाता है बंदे का, जरा वो टेम्पो में आ जाए। इन साहब ने फ्रेम बनाना और इन्होंने इंटीग्रेशन करनी है। अच्छा, टाइम अभी भी इनको एक एक दिन ही लग रहा है, लग एक ही दिन रहा है, लेकिन हुआ क्या उसका फायदा? इन दी एंड क्या होगा? होगा ये कि अब गेम ये होगी कि पहली साइकिल अब जब बनने आ रही है ना, साइकिल 1 व्हील बना, उसके बाद इस साइकिल 1 का फ्रेम बना, फिर इस साइकिल की इंटीग्रेशन हुई। ये डेज है, डे 1, 2, 3, 4, और ये क्या है? ये साइकिल्स है हमारी। अच्छा, जब ये फ्रेम बनने गया तो व्हील वाले ने कहा भाईजान मैं फारिग बैठा हूं, कहां गया अगले पहिया? अगला आ गया जनाब, साइकिल 2 का व्हील आ गया। तो जब इसका फ्रेम बन रहा था तो साइकिल 2 का व्हील बनना शुरू हो गया। अब ये ना कहना सर ये इंटीग्रेशन में क्यों नहीं किया? इंटीग्रेशन का माल तैयार होगा तो यार हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये बेचारी इसलिए खाली बैठी हुई है अभी। जिसके व्हील तैयार हो गए थे, जब ये आगे चला गया तो फ्रेम वाले ने कहा यार जरा 2 वाले का मैं फ्रेम बना देता हूं, और व्हील वाले ने कहा ले आओ यार अगले साइकिल के व्हील्स 3। उसके बाद ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, ये वहां पहुंच गया। अब आप गौर करें कि पहली साइकिल को निकलने में कितने दिन लगे? 3 दिन। उसके बाद हर नई साइकिल अगले हर रोज निकल रही है। ये फायदा हो गया। पाइपलाइन जब तक फिल नहीं हुई थी तब तक तो इसे ये लगा, लेकिन वंस जब फिल हो गई तो अब हर रोज एक साइकिल निकल रही है। अगर अब कोई बंदा कहता है यार मैंने रोज जो 1 दिन लग रहा है इसको भी कम करना है, लेट्स से हाफ डे में करना है, तो मुझे अब क्या करना होगा? मुझे अब इन स्टेजेस को मजीद कुछ हिस्सों में तोड़ना होगा। 3 स्टेजेस हैं, लेट्स से अगर मैं इसको हर स्टेज को इक्वली हाफ टाइम में तोड़ लूं, 6 स्टेज का बना लूं, तो ये फिर मुझे हाफ डे में देने लग जाएगी। लेकिन वो ये पॉसिबल होना चाहिए कि मैं इसको तोड़ सकूं इस स्टेज को। वंस फिर वो पाइपलाइन फिल हो रहा करेगी तो हर स्टेज, एक स्टेज को जितना टाइम लगता है उतने टाइम में हमारे एक यूनिट तैयार हो जाया करेगा। तो यहां एक स्टेज को कितना टाइम लग रहा है? 1 दिन लग रहा है। तो हर 1 दिन के बाद एक नई आउटपुट हमारे पास आती जा रही है। इसकी एक और एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे आपका ये इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, यूनिवर्सिटी ने सिर्फ आप लोगों के एडमिशन करके फारिग नहीं बैठ गई यार जब 4 साल बाद डिग्री करके निकलेंगे तो फिर हम नया लेके आएंगे। आपका 1 साल गुजर गया, अगले सेमेस्टर से मूव कर गया, नया साल की एंट्री हो गई। बल्कि और एफिशिएंट क्या होगा कि हर सेमेस्टर के ऊपर अगर हो जाए ये काम कि एक सेमेस्टर वाले जब 2 में चले गए तो 1 वाली स्लॉट तो खाली है, वो सब्जेक्ट्स, वो लैब्स, वो चीजें पड़ी हुई हैं, एफिशिएंटली यूज नहीं हो रही, नया एडमिशन हो जाए। जब वो आगे चले जाए तो तीसरे वाला आ जाए, तो क्या होगा? हर सेमेस्टर के बाद हमारी एक निकल रहा होगा, एज्यूमिंग के बाकी रिसोर्सेज है इसके ऊपर। ये तो मैं कह रहा हूं कि ये तेज हम तभी करेंगे रिसोर्सेज जब हमारे पास होंगे, जब हम बंदे लगा रहे होंगे। अगर एक ही बंदा होता तो फिर ये पाइपलाइन नहीं चलनी थी, ये 3 बंदे चाहिए थे तो तब हम एक दिन सारे पैरेलल में काम कर सकें। तो ये हो गया।
इसको कहते थे पाइपलाइनिंग, कहते हैं कि हम टाइम डोमेन में ना हमने चीजों को पैरेललाइज कर दिया, स्पेस में नहीं टाइम में हमने कर लिया, टाइम में तोड़ लिया चीजों को छोटे छोटे चंक्स में, और हर चंक का जो टाइम होता है उसके ऊपर हमारी एक आउटपुट निकलती है। तो ये पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट होता है इन जनरल, कहीं भी, चाहे प्रोसेसर हो, चाहे कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, कोई भी चीज हो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप कभी नान वगैरह लगवाने गए हो तो एक साहब क्या कर रहे होंगे, पेड़े बना रहे होंगे, एक बेल रहे होंगे और एक लगा रहे होंगे। अब उनकी भी पाइपलाइन एक चल रही है, ये नहीं कि बेचारा एक ही लग के सारे काम कर रहा है फिर तो बैठे रहे शाम तक। तो ये बहुत सारी जगहों पे ये वाली चीज मैनिफेस्ट होती है। ये था एक ब्रीफली टाइमलाइन का हमारा। अब इधर क्या हालात है, इधर हम कह रहे हैं कि हमारी जो पाइपलाइन है ये 2 इंस्ट्रक्शन साइकिल्स के ऊपर है तोड़ी हुई। एक इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर चीज फेच होती है, दूसरी इंस्ट्रक्शन साइकिल में वो डिकोड, एग्जीक्यूट और राइट बैक हो जाती है। जब भी कोई इंस्ट्रक्शन होती है उसके कुछ स्टेजेस होती हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन चल रही होती है ना, क्या होता है, इंस्ट्रक्शन फेच, कि वो फेच करे, कहां से फेच करे, मेमोरी से फेच करे, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर के पास वो एड्रेस पड़ा होता है, तो प्रोग्राम काउंटर क्या कहता है, बताता है कि प्रोग्राम मेमोरी में जनाब यहां पड़ी है इंस्ट्रक्शन, वो उठा के लोड होती है पहले इंस्ट्रक्शन लोड हुई, लोड होने के बाद वो इंस्ट्रक्शन होती है फिर डिकोड जब होती है तो उसे पता चलता है कि इसमें ऑपरेंड्स कौन से थे, ऑपरेटर्स कौन से चाहिए, ठीक है। फिर होता है ऑपरेंड फेच, अब इसके ऑपरेंड्स लेके आने हैं, ठीक है। और फिर होता है एग्जीक्यूट, कि वो प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है। फिर होता है राइट बैक, कि जो रिजल्ट आया उसको यार वापस रजिस्टर में लिखवा दिया जाए। अगर तो वो मेमोरी से कोई लाने वाली चीज थी तो मेमोरी से फेच होके वो आए ऑपरेंड, अगर रजिस्टर से लाने वाले थे तो रजिस्टर से होके आ गए, डिपेंड करता है लोड की इंस्ट्रक्शन थी या सम था टाइप। तो ये कुछ स्टेजेस होती हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पिक के अंदर एक इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर फेच हो रहा है परफॉर्म, और दूसरे इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर बाकी चीजें परफॉर्म हो रही हैं। क्योंकि पाइपलाइन होगी ये चीज, तो दो ये नहीं होता कि फिर 2 इंस्ट्रक्शन साइकिल से लगते हैं, हर एक इंस्ट्रक्शन साइकिल के बाद हमें एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की हुई मिलती है। तो ये देखें, पहले साइकिल में वहां हमने डे ये इधर बनाए थे, वाई एक्सिस पे बनाए थे, यहां इन्होंने टाइम बना दिया एक्स एक्सिस में। तो ये वही समझ लो कि डे 0 है, डे 1 है, डे 2 है, या क्लॉक साइकिल 0 है, साइकिल 1 है, साइकिल 2 है। तो साइकिल 0 में इंस्ट्रक्शन 1 फेच हुई, साइकिल 2 में वही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है और अगली फेच हो रही है। अब ये चीज चलती जा रही है, यहां आगे पाइपलाइन फिल हो गई है, तो इसके बाद 1 के बाद हर नए क्लॉक में हमें एक एग्जीक्यूट हुई मिल रही हो। तो ये है वजह जिसकी वजह से हम एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में ये काम कर रहे होते हैं, क्योंकि पाइपलाइन हुई है। ये ना हुई होती तो 2 इंस्ट्रक्शन साइकिल हमारे लग रहे होने थे। तो ये देखिए, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी है, मूव LW 55H, कि ये इंस्ट्रक्शन ये जनाब फेच हुई, यहां के एग्जीक्यूटिव और उस दौरान ये वाली इंस्ट्रक्शन फेच हो गई। तो ये चलती जानी है, प्रोग्राम मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं कुछ, ये चलती जाएंगी, ये असेंबली लिखी हुई है उनकी। तो ये है हमारे इंस्ट्रक्शन का पाइपलाइन फ्लो। ये इस डायग्राम से जो हम उठा के लाए थे ना, ये जो मैंने चीज पहले एक्सप्लेन नहीं की थी, कि ये देखें कि एक उसी इंस्ट्रक्शन साइकिल में फेच भी हो रहा है। फेच क्या हो रहा है, नई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है जो पहले फेच हुई थी इंस्ट्रक्शन, बस ये चीज चलती जाती है। पीसी प्रोग्राम काउंटर वाली चीज फेच हो रही है, PC -2 वाली एग्जीक्यूट हो रही है, जो से पिछली थी वो एग्जीक्यूट हो रही है। फिर ये जो फेच हुई थी PC प्रोग्राम काउंटर पे जो पड़ती है एग्जीक्यूट हो रही है, अगली फेच हो रही है, एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन। तो ये हमारा था एक ब्रीफ सा कि इंस्ट्रक्शन फ्लो क्या होता है इसका। प्रोग्राम मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस कैसे पड़ी होती हैं, जो अभी हम देख रहे थे ना इंस्ट्रक्शंस, ये वाली इंस्ट्रक्शंस ये प्रोग्राम मेमोरी में कैसे पड़ी होंगी, तो ये आप देख लें जनाब। प्रोग्राम मेमोरी की हर लाइन हमारी कितनी बिट्स की, 16 बिट्स की या 2 बाइट्स की। तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, जब भी कैपिटल बी हो तो बाइट होगी, जब भी स्मॉल बी हो तो बिट होगी। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है इसकी। 0 है तो लीस्ट सिग्निफिकेंट वाली लोअर वाली, और ये अपर वाली है। अच्छा, क्योंकि प्रोग्राम मेमोरी के एड्रेसेस हैं तो आप देख सकते हैं हर एड्रेस पिछले में फर्क कितना है, 2 का फर्क है। क्यों? क्योंकि हर लाइन 2 की है, तो 2 ऊपर जा रहा है। तो ये इंस्ट्रक्शन उसकी मूव LW 55A, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक इमीडिएट हमने एक वैल्यू दी है जो कि हम कह रहे हैं लोड कर लो वर्किंग रजिस्टर में। वो इमीडिएट वैल्यू लोअर बाइट में पड़ी है 8 बिट्स की, और मूव LW का ये ऑप कोड है, इसे ऑप कोड बोलते हैं।
ये इनकी की वैल्यूज क्या है ये हम डेटा शीट से देख सकते हैं, हमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं। अगर असेंबली में काम करना है हमने ये वाला काम करना होता है। और इनफैक्ट हम पिक में जब काम कर रहे थे, असेंबली में भी कर रहे हैं, सी में कर रहे हैं, तो हमें शायद ये भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं होगी। बताने का मकसद ये कि आपको पता होगा यार पीछे काम क्या हो रहा है, तो इसलिए ब्रीफली हम इस चीज को टच कर रहे हैं। हर इंस्ट्रक्शन यहां 2 बाइट्स के सिवाय कुछ इंस्ट्रक्शंस के जो कि 4 बाइट्स की है। वो कौन कौन सी हैं? मसलन गो टू की इंस्ट्रक्शन 4 बाइट्स की है, कॉल की इंस्ट्रक्शन 4 बाइट्स की है। तो ये देखें जो 4 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, अब यहां देख सकते हैं कि जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी लिखी जाएगी मेमोरी में, तो इसमें 4 लोकेशंस नहीं है। इसके अगेंस्ट देखें यहां कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। उससे अगली जो इंस्ट्रक्शन आई है वो ए के बाद 4 का जंप लग के ई के ऊपर फिर वो अगली इंस्ट्रक्शन आई है। तो कुछ इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम के फ्लो को चेंज करने वाली हैं वो 4 बाइट्स की हैं, नहीं तो बाकी हमारी 2-2 बाइट्स की हैं। अच्छा, जस्ट मैं इसको 1 मिनट जरा वो कर लूं, अभी तक का रीकैप कर लें। हमने क्या किया है आज, हमने अभी तक जो किया है कि पिक-8 का पहले तो हमने जुलाइज फीचर्स वगैरह कुछ बताए थे। आज हम उसका प्रोग्राम और डेटा मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं। इसमें हमने स्पेसिफिक देखे कि इसकी क्या साइजेस क्या हैं, और फिर हमने देखा कि प्रोग्राम मेमोरी की क्या मैप है, स्टैक का क्या है, ये इसका जूम वर्जन था। प्रोग्राम काउंटर के बारे में बताया, स्टैक के बारे में बताया कि स्टैक क्या है, स्टैक की क्यों जरूरत है, कितने लेवल्स हैं, उनका इम्प्लीकेशन क्या है, रिटर्न एड्रेस स्टैक, उन स्टैक में स्टोर क्या हो रहा है, और फिर एक चीज फास्ट स्टोर होती है जो कि इंटरप्ट में हेल्प करती है। फिर इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया, इंपॉर्टेंट चीज है हर इंस्ट्रक्शन 4 साइकिल्स लेती है। तो इसका मतलब जो भी प्रोसेसर की बोर्ड की स्पीड होगी उसे 4 से डिवाइड कर लेंगे तो इंस्ट्रक्शन की स्पीड निकला करेगी हमारी। इंस्ट्रक्शन का साइकिल देख लिया, इंस्ट्रक्शन का पाइपलाइन फ्लो देख लिया, हमने देख लिया पाइपलाइन क्या और फ्लो क्या उसका, और ये इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम मेमोरी में कैसे पड़ी होती हैं। जैसे हमने किया तो हमने ब्रीफली प्रोग्राम मेमोरी की जो थी हाईलाइट्स थी वो हमने कुछ कवर कर ली हैं, बाकी डिटेल इसकी डेटा शीट में जाकर चेक कर लो। नेक्स्ट क्या चीज, डेटा मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी होती है, डेटा मेमोरी। डेटा मेमोरी क्या है? जिसमें आपका डेटा पड़ा होगा जिसके ऊपर उसने ऑपरेट करना है। उस डेटा मेमोरी के क्या हालात हैं? ये डेटा मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी तो एज ए फ्लैश थी पड़ी हुई, वो फ्लैश में जाती है। डेटा मेमोरी एज ए स्टैटिक रैम है पड़ी हुई हमारे पास, ठीक है, इज इम्प्लीमेंटेड एज स्टैटिक रैम। डेटा मेमोरी की जो एड्रेस बस थी उसका साइज था 12 बिट्स। 12 बिट्स ने क्या डिक्टेट किया था कि 2 की पावर 12 हो सकता है मैक्सिमम कैपेसिटी की, जो कि बनता था हमारा 4 किलोबाइट। लेकिन हमने बताया कि हमारा PIC-18F जो सा है इसमें हमारे पास 2 किलोबाइट्स अवेलेबल है, ठीक है। 4 किलोबाइट पूरी यूज नहीं हो रही, हम इसमें 2 किलोबाइट यूज कर रही। बाकी वो जो चीजें एज ए 0 रीड होंगी अगर हम करना चाहेंगे तो उन्हें। अच्छा, डेटा मेमोरी को इन्होंने तोड़ा हुआ है इसमें 256 बाइट्स के पेजेस में या बैंक्स में। जैसे ये हमारी बिल्डिंग है ना, इसको रूम्स में तोड़ा हुआ है, इसी तरह जो मेमोरी है उसको भी ब्लॉक्स में, बैंक्स में, पेजेस में तोड़ा हुआ है ताकि हम उनको जरा एफिशिएंटली यूज कर सकें। जैसे हमारे लैंडलाइन नंबर्स नहीं होते, क्या है कि इस शहर का सिटी कोड कुछ और है, पेशावर का कुछ और है, लाहौर का कुछ और है, कराची का कुछ और है। जब हमने लोकल नंबर डायल करना तो हम सिटी कोड नहीं मिला रहे होते, सिंपल नंबर बता देते हैं। लेकिन जब आपने दूसरे शहर का करना है तो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। फायदा क्या हुआ उसका? फायदा उसका ये हुआ कि हर दफा हमें फुल नंबर नहीं मिलाना पड़ रहा। अच्छा, अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर आ रहे हैं और यूनिवर्सिटी की अपनी अगर PABX है, जैसे कि है हमारी यूनिवर्सिटी की, तो इसमें क्या होता है, PABX में क्या होता है कि आपने 200 लाइनें 400 लाइनें ले ली, तो अब क्या करना है, मैंने किसी फेलो का मिलाना है तो मैं लेट से कह दूंगा यार 230। अब जो भी 230 पे बैठा होगा उसे मिल जाएगी। अब पूरा वो 7 डिजिट का नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये फायदा होता है कि एफिशिएंटली आप कर पा रहे हैं। इधर भी यही फायदा होता है कि मेमोरी को, जो वैसे तो कोई बहुत बड़ी मेमोरी नहीं है, 2 किलोबाइट है, लेकिन ये 2 किलोबाइट भी, इसकी भी हम कम पैसों में रहते हो, क्या लेंगे जो एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं वो ये करते हैं कि हम इसको पेजेस में तोड़ लेते हैं, बैंक्स में तोड़ लेते हैं। और हर पेज का साइज कितना होता है? 256 बाइट्स। अगर 2 की पावर 12 जो इसकी कैपेसिटी थी मैक्सिमम 4 किलोबाइट,
अगर उसको हम 4096 को हम 256 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास बनते 16 बैंक्स। लेकिन हमने बताया कि पिक 18F कौन सा है, इसमें है हमारे पास मेमोरी 2048, तो इसे हम 250 से डिवाइड कर दें तो बनते हैं 8 बैंक। तो इसका मतलब क्या है कि हम 8 बैंक्स यूज कर रहे हैं सिर्फ, बाकी के 8 बैंक्स यहां यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे उधर कुछ है ही नहीं, जीरो रीड हो जाएगा। मैं उसको पहले अगर तस्वीर दिखा दूं तो बेहतर होगा। तो ये देखें, ये हमारी डेटा मेमोरी है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोज टू FFH। ये जो FFH है ये 4095 बनता है बेसिकली। अब हम कह रहे हैं कि हम इसमें कितना यूज कर पा रहे हैं, हम यहां तक यूज कर पाएंगे 7FF तक, जो कि 2 किलो बनेगा। तो बाकी जो सी है 0 के तौर पर रीड होगी। जैसे प्रोग्राम मेमोरी में था ना कि बाकी की 0 के तौर पर रीड होती थी जो यूज नहीं थी, इधर भी बाकी की 0 के तौर पर रीड होगी और सिर्फ इतनी हम यूज कर पाएंगे। कितने? 8 बैंक्स। 16 थे ना जो, वैसे तो 16 हो सकते थे, हम इसमें कितने यूज कर पाएंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 बैंक यूज कर पाएंगे, बाकी के यूज नहीं होंगे। तो बैंक 0 1 2 3 ये कहानी है। तो इस तरह हमने बैंक्स में तोड़ा। इसको मुझे डिटेल में भी देखते हैं वापस, अगर हम इधर ही आ रहे हैं। अच्छा, इस डेटा मेमोरी के अंदर फिर क्या चीजें क्या पड़ी हुई हैं? एक तो जो हमारे रजिस्टर्स हैं वो मेमोरी मैप रजिस्टर है, वो मेमोरी के ऊपर ही मैप हुए हुए हैं। तो इसमें जो हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर हैं वो भी इसी डेटा मेमोरी में पड़े हुए हैं, और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स वो भी इसी डेटा मेमोरी में पड़े हुए हैं। कुछ और आर्किटेक्चर, या इंटेल का आर्किटेक्चर देखेंगे, वहां के जो रजिस्टर होते हैं ना इंटेल में, वो मेमोरी मैप नहीं होते, यानी कि उनका कोई एड्रेस नहीं होता, उनका नाम होता है सिर्फ। देयर इज नो एड्रेस ऑफ दैट, उनका नाम होता है ABC, जो भी AX BX वगैरह वगैरह। यहां इन रजिस्टर्स का नाम भी है और प्लस इनका कोई एड्रेस भी है। ऐसे रजिस्टर्स हमारे उसी वक्त हो सकते हैं जब मेमोरी मैप्ड हो। तो ये जनरल पर्पस रजिस्टर हमारे मेमोरी मैप्ड है। तो ये जनरल पर्पस रजिस्टर किस काम के लिए यूज होंगे? डेटा स्टोरेज के लिए, या जो कंप्यूटेशंस आप परफॉर्म करेंगे टेम्परेरी रिजल्ट्स वगैरह करने के लिए वहां यूज होंगे। और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स पहले भी बताया था, ये कंट्रोलर को के कुछ कामों के लिए यूज होंगे, या पेरिफेरल्स की कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होंगे कि यार इतनी क्लॉक इतनी स्पीड पे जा रही है, काउंटर क्या होगा, इस तरह की कहानी है, वो हम देखेंगे। अच्छा, फिर एक चीज होगी जिसका जिक्र आएगा, कभी डेटा शीट में देखेंगे, BSR लिखा होगा। BSR क्या है? BSR इज बैंक सेलेक्ट रजिस्टर। अच्छा, बैंक सेलेक्ट रजिस्टर है। ये क्या करता है जी? ये बताता है कि हम किस बैंक में बैठ के काम कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हमें ये बताएगी। जैसे एरिया कोड था ना, ये हमने एरिया कोड है आपका, एरिया कोड जो होगा उसके अंदर का बता के फोन नंबर ले आएगा, इसका भी यही काम है। अगर बैंक सेलेक्ट रजिस्टर में 000 पड़ा तो इसका मतलब 0 में पड़े, और अगर इसमें 101 पड़ा है तो बैंक 5 में। इस बैंक सेलेक्ट रजिस्टर की कितने बिट्स का होगा? तो उसके लिए हम सवाल करेंगे कि बैंक्स कितने हैं हमारे मैक्सिमम पॉसिबल। इस चिप में तो 8 है, लेकिन पिक 18 में कितने हैं? 16 है। उन 16 को एड्रेस करने के लिए 4 बिट्स चाहिए। 4 बिट होती है ना, उनके कॉम्बिनेशन 16 बनते हैं, तो इसका 4, तो 4 बिट्स का है ये हमारा 0 से 3 बैंक सेलेक्ट रजिस्टर, 4 बिट्स का। जो इसमें वैल्यू होगी उस बैंक के अंदर, जब मैं कोई एड्रेस लिखूंगा ना, एड्रेस है लेट से मैंने लिखा हुआ 78 0x78, तो ये एड्रेस जौन सा है ये डिपेंडिंग अपॉन का बैंक सेलेक्ट रजिस्टर क्या है उसके साथ मिलके ये डिटरमिन करेगा कि ये इस जगह का 78 है या इस जगह का 78 है या इस जगह का 78 है। फोन नंबर 1 2 3 4 5 6, अगर मैंने कोई एरिया कोड नहीं लगाया तो इसका मतलब जो भी मेरा एरिया कोड है उसके अंदर की मैं डायल कर रहा हूं। अगर मैंने बैंक सेलेक्ट रजिस्टर नहीं बताया इसका मतलब जो भी वैल्यू उसके अंदर पड़ी है उस बैंक के अंदर का वो एड्रेस है। लेकिन अगर मैंने किसी दूसरे बैंक में जाना तो पहले मुझे बैंक सेलेक्ट रजिस्टर सेट करना पड़ेगा उसकी वो वैल्यू, जैसे वो एरिया कोड डायल करना पड़ता है और फिर वो नंबर बताना पड़ता है। इस तरह इधर भी यही वाले काम होंगे कि पहले हमें वो बैंक सेलेक्ट रजिस्टर की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, फिर हम दूसरे बैंक में जा सकेंगे। ये फायदा क्या है? फायदा यही है कि हर दफा मुझे, क्योंकि जब भी हम काम कर रहे होते हैं ना तो उसी मेमोरी में आगे पीछे थोड़ा बहुत काम कर रहे होते हैं,
फायदा इसका ये होता है कि हमें हर दफा 12 बिट का एड्रेस नहीं देना पड़ता। हर दफा हर इंस्ट्रक्शन में हमें 12 बिट का एड्रेस नहीं देना पड़ता, सिर्फ 8 बिट के से काम चल जाता है। क्यों? एक बैंक के अंदर एक बैंक का साइज कितना है? 256 बाइट्स। 256 बाइट्स को एड्रेस करने के लिए हमें कितनी बिट्स चाहिए? 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। तो इसका मतलब 8 बिट का एड्रेस काफी होगा अगर हम एक जिस एड्रेस बैंक में बैठे उसके अंदर हमने कोई एड्रेस करना है। तो 12 से कम होकर 8 बिट पे आ गया। ये फायदा है। उससे हमारी 16 बिट की इंस्ट्रक्शन में से 8 बिट तो इधर निकल जाएंगी, बाकी 8 बिट में हम कुछ और काम कर सकेंगे। ये एक फायदा होता है। ठीक है, तो बैंक सेलेक्ट रजिस्टर का ये काम है कि या तो हमें 12 बिट का पूरा देते हैं या हम 8 बिट लोअर एड्रेस हम स्पेसिफाई कर देते हैं और 4 बिट आई थी बैंक सेलेक्ट रजिस्टर से। तो ये इसका काम है। और बाकी हमने बता दिया कि इस बैंक सेलेक्ट रजिस्टर का जो पॉइंटर है वो 4 बिट का होगा, क्योंकि ये बैंक कितने बैंक्स हैं? 16 बैंक्स हैं, तो 4 बिट्स चाहिए। सो वैल्यू ऑफ द BSR इंडिकेट्स द बैंक इन डेटा मेमोरी कि कौन सा बैंक सेलेक्ट हुआ है, और द 8 बिट जो सी इंस्ट्रक्शन के अंदर है वो बताती है उस बैंक के अंदर हम किस जगह पे बैठे हुए हैं, ये बताते हैं। तो जैसे फोन नंबर मैंने बताया कि फोन नंबर जो सा सिंपल फोन नंबर विदाउट एरिया कोड वो तो इसका हो गया, लेकिन जब हम एरिया कोड लगा देंगे फिर ये बताएगा कि किस सिटी का वो फोन नंबर था। ऐसे ये है। तो ये बैंक सेलेक्ट रजिस्टर की कहानी है। अच्छा, यूज कैसे होगा? वो जो 4 बिट्स है वो एक 8 बिट के रजिस्टर में पड़ी है, इसकी 4 बिट ऊपर वाली यूज नहीं हो रही और नीचे वाले में ये बैंक सेलेक्ट रजिस्टर पड़ा हुआ है। जो हमारी इंस्ट्रक्शन होती है, इंस्ट्रक्शन के अंदर ये 8 बिट वो होती है मौजूद, जो डेटा मेमोरी की उस बैंक की होती है। तो ये 8 बिट यहां से आई, 4 बिट्स यहां से आई, ये दोनों चीजें मिलके डिटरमिन करेंगी कि हम किस बैंक में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अगर तो 0-0 होता तो बैंक 0 होना था, 0-1 होता तो बैंक 1, 1-0 बैंक 2 और 1-1 है तो हम बैंक 3 में आ गए। तो ये चीज डिटरमिन कर दी गई बैंक 3 में, और बैंक 3 में कौन सा एड्रेस है? वो आखिरी जो एड्रेस है वो इसका बैंक 3 का बना, क्योंकि ऑल बंस है। तो ये हमारा तरीकेकार है इसमें। ये एरो कह लो कि थोड़ा सा ना ऊपर बन गया, ये एरो यहां बनना चाहिए कि इस बैंक की बात हो रही है जो कि बैंक 3 है। क्यों बैंक 3 है? क्योंकि 3 का बाइनरी हमें पता है 1-1 होता है, तो बैंक 3 है। और इस बैंक 3 में जो आखिरी लाइन है जिसका एड्रेस FF है, क्योंकि एफ बनता है ना, दिस थिंग इज एफ, दिस थिंग इज एफ, तो FF, जैसे ये FF था तो ये भी लाइन एक पीछे बन गई है, बेसिकली यहां बननी चाहिए। या अगर यहां बनानी है सारी चीजें तो मुझे, बल्कि मेरा बजाय कि नहीं बनाऊं, मैं कहा मैं एक छोटी चेंज कर लूं, मैं इसे कह दूं कि ये मेरा 1-0 है, ये चेंज है बस, दैट्स ऑल। ये 1-0 होगा तो इसका मतलब बैंक 2, और उस बैंक 2 में आखिरी लोकेशन की बात हो रही है। जनरल पर्पस की कहानी हो गई है हमारी डिस्कस कि जनरल पर्पस क्या कर रहा था कि इसमें टेम्परेरी वैल्यूज और इस तरह की चीजें कर रहे होंगे। कितने हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास 96 हैं रजिस्टर्स जो कि जनरल पर्पस रजिस्टर है। स्टार्ट होते हैं ये 0 से और 96 तक जाते हैं। ठीक है, एक जो इनकी खास बात याद रखने की है वो ये है कि जनरल पर्पस रजिस्टर अगर आप रीसेट करें, कंट्रोलर चल रहा था, चलते आपने उसे रीसेट कर दिया, जनरल कंप्यूटर चल रहा है, आपने रीसेट का बटन दबाया, रीस्टार्ट हो गया, तो रीस्टार्ट के बाद उनकी वैल्यूज जो पिछली पड़ी थी वो उसी में रहती हैं, वो आपको खुद क्लियर करानी होगी अगर जरूरत है तो वो वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं इसकी ऑन द रीसेट। हाँ, आपने पावर ऑफ किया और फिर पावर ऑन किया, अब उनकी एक रीसेट स्टेट होगी, वैसे नहीं। ठीक है, तो इसलिए जब कहते हैं ना कि किसी चीज को रीसेट कर दें, कोई आपका मॉडेम जो सा स्ट्रक हो रहा है और इशू हो रहे हैं, तो उसका बेहतर तरीका क्या होता है कि आप उसे ऑफ करें, वेट फॉर फ्यू सेकंड्स और फिर ऑन कर लें। एक तो रजिस्टर्स वाली कहानी, दूसरा उसमें ये होता है कि
कि वो जो रीसेट होता है ना वो सॉफ्ट रीसेट होता है कि रजिस्टर्स वगैरह की स्टेट्स वगैरह वही रहती हैं, सिंपल बूट अप सीक्वेंस दोबारा फिर नए सिरे से शुरू होती है, ये एक होता है। ठीक है, और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स कितने हैं हमारे? स्पेशल फंक्शन जनाब जो रजिस्टर्स है ना हमारे, ये हैं 160 है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, और ये भी डेटा मेमोरी का पार्ट है। बाकी ये तो हमने बता दी कि मुख्तलिफ पेरिफेरल्स वगैरह को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, मेमोरी मैप अगर आप देखें ना, जो मैं दोबारा दिखा दूं आपको, जो मैं पहले एक चीज थोड़ी सी स्किप करवा गया, वो ये कि जो जनरल पर्पज रजिस्टर्स है ना हमारे, वो ये 0 से शुरू होते हैं यहां से और यहां आके खत्म हो जाते हैं। 96 है, 96 हेक्स में कितना बनता है? 60H, 60H बनता है हेक्स में। तो जनरल पर्पज रजिस्टर ये इतने, ये पहले बैंक के अंदर ही, बैंक 0 में है, और जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है ना, वो आखिरी जो बैंक है ना हमारा, बैंक 15 उधर है पड़े हुए, और ये कितने हैं? 160। ये अगर 5F पे खत्म हो रहे थे तो ये 60 से शुरू हो रहे हैं, लेकिन F60 है अगर 12 बिट का एड्रेस देखें इसका। अब होता क्या है कि ये जनरल पर्पस रजिस्टर और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, ये दोनों ऐसी चीजें जो कि हमने मल्टीपल टाइम्स यूज करनी होती हैं बार बार। अच्छा, अब मैंने मेमोरी में अगर सही जगह के ऊपर जाना है तो मुझे सही बैंक के अंदर मौजूद होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर इस्लामाबाद का मिलाना है नंबर, तो इस्लामाबाद वाला कोड ही इसका मतलब मुझे पता है कि इस्लामाबाद एरिया में बैठा हूं, एज ए लोकल नंबर अगर मैंने मिलाना है। और अगर लाहौर का मैंने लोकल नंबर मिलाना है तो मुझे लाहौर में होना चाहिए, फिर ही उधर का लोकल नंबर मिलेगा ना, जो भी नंबर डायल करूंगा। इसका मतलब यह कि अगर मैंने जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर एक्सेस करना तो मुझे बैंक 0 में होना चाहिए, और अगर SFR में करना है तो मुझे बैंक 15 में होना चाहिए। अब ये दोनों चीजें अक्सर यूज हो रही होती हैं, दोनों यूज हो रही होती हैं। बात का एक इंस्ट्रक्शन उसके लिए होती है तो अगली इंस्ट्रक्शन उधर यूज हो रही है। इवन स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में लिखवाने के लिए वास्ता हमें जनरल पर्पस रजिस्टर यूज करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हमें हर इंस्ट्रक्शन के ऊपर बैंक चेंज करना पड़ेगा। अब बैंक चेंज करना एक अलग एक इंस्ट्रक्शन है। अब ये वाला चीज बड़ी ना इनएफिशिएंट हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक बड़ा मजेदार सा काम किया। इन्होंने कहा हुआ है, बना दिया हुआ एक एक्सेस बैंक बना दिया हुआ है, एक स्पेशल, फिजिकल नहीं है ये, एक वर्चुअल सा एक एक्सेस बैंक बना दिया। ये एक्सेस बैंक क्या करता है? ये एक्सेस बैंक ना स्ट्रीमलाइन कर देता है हमारी GPR को और SFR को। ये इनको ऐसे हमें प्रेजेंट करता है कि हमें लगता है कि जैसे एक ही बैंक में मौजूद है, हालांकि होते नहीं है ये। एक बैंक 0 में पड़ा है, एक बैंक 15 में पड़ा है, लेकिन जब हम इसके थ्रू इसे इस्तेमाल करते हैं तो हमें लगता है कि एक ही बैंक में पड़े हुए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए ना हमें एक, इनकी एक बिट होती है, हर इंस्ट्रक्शन के अंदर ना एक बिट होती है, बेसिकली उसे अनेबल करवाना पड़ता है। तो जब हमारी ये जो A बिट है, A पैरामीटर, अभी हम आगे जाके देखते हैं इंस्ट्रक्शंस का ना, ये जो A पैरामीटर है हमारी इंस्ट्रक्शन का, जब ये 0 होगा तो हम एक्सेस बैंक वाली मोड में होते हैं, और जब ये 1 होता है तो बैंक सेलेक्ट रजिस्टर वाली मोड में होते हैं, ठीक है। जब ये 0 होगी तो एक्सेस बैंक है, एक्सेस बैंक होगा तो क्या होगा कि हमें इस तरह की फील आएगी कि ये दोनों चीजें ना इकट्ठी पड़ी हुई हैं। GPR यानी कि अगर मैं पीछे डायग्राम पे जाऊं तो फिजिकली तो ये चीजें 96 बाइट्स यहां पड़ी हैं और 160 बाइट्स यहां पड़ी हैं। जब एक्सेस बैंक मोड में जाऊंगा तो ये इस तरीके से फील हो जाएगा इसका, कि पहली 96 बाइट लो और अगली हाई में SFR पड़े, लो में GPR पड़े, तो ये आ जाएगा। इससे क्या होता है? एफिशिएंट हो जाता है काम जरा। सिर्फ ये एक छोटी सी एक बिट का अनेबल डिसेबल है, जिससे ना हमें बैंक्स नहीं चेंज करने पड़ते, और ये क्योंकि बहुत कॉमनली यूज होती है तो हम इस चीज को, इस फीचर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कब? जब हम असेंबली में काम करते हैं। फॉर्चुनेटली हमने सारी कोडिंग इसकी C में करनी है तो हमें इसकी टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है पीछे, इसलिए हम मजीद डिटेल में नहीं जाएंगे, तो इतना ही काफी है इसका। तो ये एक्सेस बैंक की इसकी कहानी है। अच्छा, डेटा रैम हो गई,
प्रोग्राम मेमोरी हो गई, डेटा मेमोरी हो गई। डेटा मेमोरी में हमने देख लिया कि जीपीआर, एसएफआर वो कैसे चल रहे हैं, बैंक्स में चीजें कैसे टूटी हुई हैं, एक्सेस बैंक क्या है, एक्सेस रैम क्या है। एक्सेस रैम का एक टर्म मिस हो गई। एक्सेस रैम क्या होती है? जो जीपीआर होते हैं बेसिकली, वो जो एक्सेस बैंक का जो वो जो पोर्शन होता है उसे एक्सेस रैम बोलते हैं। ठीक है, ये बस याद रख लें। यानी कि ये जो एक्सेस लोअर पोर्शन है इसको हम एक्सेस रैम लो बोलते हैं, ये वाले को हाई बोलते हैं। ये लो वाले में हमारे जीपीआर पड़े हुए हैं, इसको इन जनरल हम रैम कह रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? जब भी प्रोसेसर को समझना होता है, हमें प्रोग्राम मेमोरी का पता होना चाहिए, उसकी डेटा मेमोरी का पता होना चाहिए, उसकी इंस्ट्रक्शंस का पता होना चाहिए, उसकी एड्रेसिंग मोड्स का पता होना चाहिए। एड्रेसिंग मोड्स क्या होती हैं कि ऑपरेंड को कैसे लेके आना है रजिस्टर में, उसके क्या तरीके हो सकते हैं। वो लाने के इनहेरेंट हो सकता है, लिटरल हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट। ये 3-4 है। ये बहुत थोड़ी सी मेमोरी एड्रेसिंग मोड है। रिस्क प्रोसेसर में लिमिटेड सी एड्रेसिंग मोड होती है। जो सिस्क होता है उसमें हम जब इंटेल पे जाएंगे तो देखेंगे तो 15-20 हमें मिल जाएंगी बड़े आराम से एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है, यहाँ ये 3-4 से होता है। और एक स्पेशल मोड होती है जब हम वो इसका एक्सटेंड इंस्ट्रक्शन सेट इनेबल करते हैं, तो एक 5वीं मोड भी होती है। बाकी इन जनरल ये 4 होती हैं जो कि यूज होती हैं। इनहेरेंट क्या होता है? इंस्ट्रक्शन में से ही पता चल रहा होता है कि यार उसी में इंफॉर्मेशन समझे छुपी हुई है। मसलन क्लियर रेज वर्किंग रजिस्टर। अब इसमें बताने की जरूरत नहीं, नाम बता रहा है कि वर्किंग रजिस्टर को क्लियर करते हैं, जो एक्यूमुलेटर से क्लियर करते हैं। नो ऑप है, नो ऑप को कोई चाहिए नहीं ऑपरेंड इस्तेमाल होने के लिए। नो ऑप का मतलब है कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, बस चिल करके बैठे रहो। लिटरल या इमीडिएट होता है, ये वो इंस्ट्रक्शन होती है जो कि बताती है कि यार इसमें उसी इंस्ट्रक्शन के अंदर बताया होता है कि क्या लोड करना है। जैसे हम कहते हैं ना कि मूव W क्या 70। अब इस इंस्ट्रक्शन में बता दिया कि एक्यूमुलेटर के अंदर 70 मूव करना है, तो ये इसको ये बोलते हैं लिटरल। फिर डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट क्या होती है कि आपने मेमोरी का एड्रेस दिया, उधर से उठा के लोड कर ली, उसे डायरेक्ट एड्रेसिंग कहते हैं। और एक होती है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, कि आप रजिस्टर से उस मेमोरी के एड्रेस पे जाते हैं और उस एड्रेस से जाके आप अपना उठा के लाते हैं। दैट इज द इनडायरेक्ट, डब्बे में डब्बे वाला काम होता है। ठीक है, क्या है? एक क्या है, मैंने कहा कि यार 70 लोड कर लो, दैट इज इमीडिएट या लिटरल, इसको बोलते हैं लिटरल। इसकी क्या एग्जांपल है? इसकी एग्जांपल है जैसे नो ऑप या क्लियर रेज, क्लियर W रेज। ये जो है इंस्ट्रक्शन, इनको कोई नहीं चाहिए कि क्या चीज एड्रेस हो रही है। लिटरल को मैं इमीडिएट भी कह सकता हूं, इमीडिएट एड्रेसिंग है। ये क्या, जैसे मूव 70। अब इसके अंदर मैंने बता दिया कि यार मूव W के W रजिस्टर में 70 लेना। अब ये 70 मैंने इंस्ट्रक्शन के अंदर ही मेंशन कर दिया है। ठीक है, फिर डायरेक्ट में क्या हो रहा है? डायरेक्ट में हो रहेगा कि कोई रजिस्टर है आपका मूव, कि यार R0 जिसको कर रहा है, R0 में जो वैल्यू पड़ी है वो मेमोरी का एक एड्रेस है। ठीक है, वो मेमोरी का एक एड्रेस है और फॉर एग्जाम्पल R0 में 20 पड़ा, तो 20 एड्रेस पे जाओ और इधर जो चीज पड़ी है उसको उठा के ले आओ। ऐसे ही हो रहेगा ना। और इंडेक्ट क्या होगा कि उस एड्रेस पे जाके जो अगली इंस्ट्रक्शन है वो लोड कर ले। तो ये हमारी इंस्ट्रक्शन मोड हैं। इनकी भी नॉलेज हमें ज्यादा उस वक्त चाहिए जब हम असेंबली के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं, तब हमें चाहिए। सी में होंगे तो हमें इसकी इतनी जरूरत है, इसलिए इसका हमने बस ये ब्रीफली सा ही बता के खत्म कर दिया। बाकी फिर आपको पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन क्या है। ये भी इंस्ट्रक्शन ये नहीं कि हमने इनकी प्रोग्रामिंग करनी है इसलिए बता रहे हैं, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन हम बताना चाह रहे हैं कि यार इंस्ट्रक्शन, इसमें हर इंस्ट्रक्शन ये तो हमें पता चल ही गया है कि 16 बिट की होती है। वो 4 किस्म की हो सकती है ऑप कोड के हिसाब से अगर हम उन तोड़े, बाइट, बिट, लिटरल, कंट्रोल। इसका बस जस्ट ब्रीफली से हम देख लेते हैं, उसके साथ ही हमारा फिर खत्म हो जाता है काम। बाइट इंस्ट्रक्शन क्या होती है? बाइट इंस्ट्रक्शन, जितनी भी बाइट इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनमें एक ऑप कोड होता है। ऑप कोड क्या है? जो बताता है ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, कोई भी चीज। तो 6 बिट्स का ऑप कोड है। ये ए जाना पहचाना, अभी एक्सेस बैंक में हमने पढ़ा था ए, कि ए जब 0 होगा तो एक्सेस वाली मोड होगी, नहीं तो ये ए बता देगा कि फोर्स करें एक्सेस बैंक को, 0 जब हो, ये वही मोड है। हर इंस्ट्रक्शन के अंदर बाइट इंस्ट्रक्शन में एक बिट ये बताती है। ये डी वाली जो सी बिट है, ये जब 0 होगी तो इसका मतलब होगा कि जो एक्यूमुलेटर है उसके अंदर फेंक दो रिजल्ट, नहीं तो जो फाइल रजिस्टर का रजिस्टर दिया उसके अंदर जाके डालो। ये डी की बिट, ये एक बिट है।
और ये जो 8 बिट्स हैं ये बेसिकली फाइल रजिस्टर में कौन सा जो रजिस्टर है उसका एड्रेस बता रही हैं, ये 8 बिट्स। ठीक है, 2 की पावर 8 कितना हो जाता है 50, 2 की पावर 256। तो हमारी जो एक्सेस रैम है उसका साइज कितना है 96 जनरल पर्पस और 160 स्पेशल फंक्शन 256। तो इसलिए ये हमें 8 बिट्स यहां चाहिए। ये एक एग्जांपल इंस्ट्रक्शन है, ऐड WF, ये वर्किंग रजिस्टर में फेंक दो। माई रेज, जो भी रेज का नाम है W, B। अच्छा, बस खत्म है हमारा। फिर बिट इंस्ट्रक्शन भी है। ये बिट इंस्ट्रक्शन ये स्पेशल फीचर कह लें कि हमारे इस कंट्रोलर के अंदर ऐसी इंस्ट्रक्शन जो सिर्फ बिट पे ऑपरेट करती हैं, हमें बिट निकालनी नहीं पड़ती स्पेशल से, सिर्फ बिट का आप एड्रेस बता दें कि किस बिट के ऊपर है वो चीज पड़ी, उसको ऑपरेट कर लेगी। जो भी बिट इंस्ट्रक्शन है इनमें ऑप कोड हमारा 4 बिट्स का है। बिट का एड्रेस क्या है, बिट को एड्रेस करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए होंगी? जो बिट हमने बतानी है वो किसी रजिस्टर की बिट बतानी है। रजिस्टर हमारा कितने बिट्स का है 8 बिट्स का है। 8 बिट्स के अंदर हमने मूव करना हो तो हमें कितनी बिट्स चाहिए 2 की पावर 3 8। तो 3 बिट्स हमें बिट एड्रेस के लिए चाहिए। ए वही चीज है कि एक्सेस बैंक वाले मोड में जाना कि नहीं आना है और किस रजिस्टर से करना है, ये 8 बिट्स उसकी है। तो ये हमारी बिट इंस्ट्रक्शन के लिए है जनाब। फिर इमीडिएट वैल्यू वाली ये मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन अभी थोड़ी देर पहले की थी। इमीडिएट वैल्यू का क्या था, जैसे मूव LW7F के वर्किंग रजिस्टर में 7F की वैल्यू लोड कर लो। तो ये जो इमीडिएट वैल्यू है ये 8 बिट की होगी, ये 0 से 7 तक ये आ जाएगी। अब एड्रेस नहीं पड़ा, इमीडिएट वो वैल्यू की वैल्यू पड़ी है और बाकी के 8 बिट्स में ऑप कोड पड़ा हुआ है आपका। ये इमीडिएट होती हैं वैल्यूज। और फाइनली कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन दैट डिक्टेट व्हाट एड्रेस द पीसी विल प्रोग्राम काउंटर विल सेलेक्ट इन प्रोग्राम मेमोरी। ये कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस तय करती हैं। वो कौन कौन सी हैं, कॉल, गो टू, ब्रांच और ये वो। अच्छा, इसमें अब आप देखें हर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की ना अपनी लेंथ है, इनकी फिक्स नहीं है। पिछली जितनी भी इंस्ट्रक्शंस थी उनकी लेंथ फिक्स थी, 2 बाइट्स की थी। ठीक है, यहां ऐसा नहीं है। यहां जो गो टू वाली इंस्ट्रक्शन है इसकी ये 4 बाइट्स की है। कॉल वाली इंस्ट्रक्शन ये 4 बाइट्स की है। ब्रांच वाली 2 बाइट्स की, कंडीशनल ब्रांच या फंक्शन की ब्रांच कौन सी है, ये भी 2 बाइट्स। तो ये है जनाब हमारे इंस्ट्रक्शंस थी। इसके साथ ही हमारा कह लें कि पिक 18F4550 का एक जनरल हमने ओवरव्यू सारा आर्किटेक्चर का ले लिया। हमने इसकी आज जो हमने किया है इसकी प्रोग्राम मेमोरी कर ली है, का डिटेल में देख लिया है, उसके जो मुख्तलिफ फंक्शन है। डेटा मेमोरी का हमने इसका देख लिया है, हमने इसके इंस्ट्रक्शन साइकिल्स को देख लिया, वो कैसे चल रहे हैं, एक्सेस रैम वगैरह कैसे काम कर रही है, एड्रेसिंग मोड्स कौन सी हैं और इंस्ट्रक्शंस की इन जनरल क्लासिफिकेशन क्या है। अच्छा, ये जो आखिरी पार्ट था इंस्ट्रक्शन क्लासिफिकेशन क्या, एड्रेसिंग क्या, ये उस वक्त हमें जरूरत पड़ती है जब हम इसकी असेंबली में प्रोग्रामिंग करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम पिक 18F के ऊपर जो भी काम करेंगे वो सारा सी के अंदर कर रहे होंगे। तो ये वाली डिटेल्स एक जस्ट नॉलेज के लिए जरूरी है। ये फायदेमंद भी होगी जब हम सी में काम करेंगे, तो अगर हमें बैकग्राउंड नॉलेज है तो हम अच्छे तरीके से कोड लिख सकेंगे, ये एक फायदा रहेगा। तो खैर, सेइंग दिस, इन चीजों को हम फ्यूचर वाले में शायद इस तरह लोड ना करें, लेकिन ये कॉन्सेप्ट काम आते रहेंगे जो आज हमने सारी चीजें की हैं अच्छा कोड लिखने के लिए, या कभी कोई मसला होता है कोड लिखते तो उधर। तो हम जो काम करेंगे सारा सी में करेंगे। तो हमने आर्किटेक्चर जहां तक कर लिया कवर। तो अब हमारा जो नेक्स्ट 1 वीक या 2 वीक्स जो उनसे लगेंगे वो अब सी लैंग्वेज के ऊपर होंगे। सी का हम करेंगे, रिफ्रेशर करेंगे, और सी की जो पर्टिकुलर टू दिस 18F या पिक आर्किटेक्चर की चीजें हैं वो हम देखेंगे। तो अगले हमारा 1 से 2 वीक जो से है ना वो इसके ऊपर लगेंगे। जब वो हम काम कर लेंगे देन वी विल बी रेडी टू स्टार्ट कोडिंग ऑन पिक। वो चीजें क्यों जरूरी हैं, अगर हमने वो शुरू कर दी तो आपको कुछ, क्योंकि C++ में तो कुछ चीजें कर ली हैं, यहां हम सी में काम कर रहे हैं एक बात। दूसरा ये कि लोग भूल चुके हुए हैं, मेरा हमें साल हो गया हुआ, किसी को 6 महीने हो गए उसके ऊपर सी में काम किया, तो वो इसलिए हम क्विकली कर लेंगे। और तीसरी ये कि सी के कुछ वो वाले फीचर जो कि नॉर्मल हम डेस्कटॉप पे कर रहे होते तो वहां इतने यूज नहीं कर रहे होते, वो यहां हमने क्योंकि यूज करने हैं तो इसलिए हम उनको जरा एम्फसाइज कर लेंगे। तो ये
तो पिक वाला सेशन ये थोड़ी सी ब्रेक होगी इसकी, हम इसको रेफर करेंगे, लेकिन अगले हमारा 1 से 2 वीक्स हमारे प्रोग्रामिंग में चलेंगे और उसके बाद फिर जब हम शुरू हो जाएंगे इसके ऊपर लैब बता पैरेलल में आप इस पे चल जाएंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.